एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की हमारी इस क्लास में, जहां पर हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो एक्चुअली ये जो चैप्टर है क्लास 10th से इसका एक लव एंड हेट रिलेशनशिप चलता है। पहले ये चैप्टर था, फिर ये नहीं था, फिर ये था, तो अभी तो आ गया है हमारे सिलेबस में। सो यस बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली बात करता है हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हुए तीन मेजर डिफरेंसेस का। एक डिफरेंस जो कि जेंडर के बेसिस पे जब हम मेल या फीमेल बोलते हैं, दूसरा डिफरेंस जो कि रिलीजन के बेसिस पे है जहां बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर, और फिर तीसरा डिफरेंस आता है विच इज़ कास्ट, जो कि इंडिया में ही यूनिक डिफरेंस पाया जाता है। कास्ट का डिफरेंस बहुत पहले से चलता आ रहा था और अभी भी कहीं ना कहीं हम बात करें तो रूरल एरियाज में डेफिनेटली वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूंगी कि शहरों के अंदर आज भी वो सारी चीजें चल रही है, बट हाँ, रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं दैट पर्टिकुलर थिंग स्टिल एग्जिस्ट। लोगों के दिमाग में भी हर जगह, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन एरिया हो, कास्ट वाला जो डिफरेंस है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ इसको पढ़ाते हुए, बिकॉज हर एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानना अपने समाज के बारे में और उस समाज में जो डिफरेंसेस मौजूद है उनके बारे में, और क्या वो डिफरेंसेस सही है या गलत है, उन चीज़ों को समझना एट अ वेरी यंग एज इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। बिकॉज आगे जब आप बड़े होते हो ना, तो लोग कई कई बातें आपको बताते हैं, तो वहां पर आप जुडिशियसली सोच सको कि ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी ना होने दो। तो ये चैप्टर उस चीज़ के लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी एक ओपिनियन फॉर्म हो सके, हमें पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि कल को लोग हमें आके कुछ भी ना बताएं और हम कुछ भी मान ना लें। चलिए, तो ये तो सब मैंने बोल दिया है, बट अभी फिलहाल इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर फटाफट से बच्चा पार्टी आगे आते हैं और देखते हैं क्या बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है सोशल डिफरेंसेस रेफर टू सिचुएशंस वेयर पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड रेशियल इनइक्वालिटी। बोला जा रहा है सोशल डिफरेंस यानी कि सामाजिक अंतर जो होते हैं बच्चों, दे रेफर टू सिचुएशंस, वो ऐसी स्थितियों को रेफर करते हैं जहां पे लोगों के बीच में भेदभाव करा जाता है, किसी सामाजिक चीज के तहत, किसी आर्थिक डिफरेंस के तहत, या फिर किसी रेशियल बेसिस पर। रेशियल बेसिस यानी कि काला गोरा बोलकर, ठीक है बच्चों। तो इन सब बेसिस पर जब आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो दोज आर द सोशल डिफरेंसेस। नाउ, थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज। हम ना तीन अलग अलग सोशल डिफरेंसेस की बात इस चैप्टर में करने वाले हैं। एक सामाजिक अंतर जो कि क्रिएट होता है जेंडर के बेसिस पर, आदमी औरत के बेसिस पर। एक सामाजिक अंतर जो कि क्रिएट होता है आपके धर्म के बेसिस पर, और तीसरा सामाजिक अंतर जो कि क्रिएट होता है आपकी जाति के बेसिस पर। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। एंड बच्चों, ये ना सोशल डिफरेंस होने तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज डिफरेंस है, ऑब्वियसली मैं अलग हूं, आप अलग हो, मैं जैसे दिखती हूँ आप नहीं दिखते, आप अलग दिखते हो, आप जैसे दिखते हो आपका पड़ोसी नहीं दिखता है, आपकी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है, मेरा धर्म अलग, आपका धर्म अलग, मैं फीमेल कोई मेल, ठीक है। डिफरेंसेस होना इज अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। डिफरेंसेस हैं, लोग अलग हैं तो डिफरेंसेस तो होंगे ही, बट कभी कभी ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये बहुत मेजर डिविजन्स क्रिएट करा देते हैं, विभाजन क्रिएट करा देते हैं समाज में, और उन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पर इनइक्वालिटी, असमानता क्रिएट हो जाती है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट शोषण होने लग जाता है, जहां पर चीजें जो है ना गड़बड़ा जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं डिफरेंसेस, मतलब कैसे वो डिफरेंसेस डिवीजन का फॉर्म लेते हैं, कैसे वो डिफरेंसेस इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं, कैसे वो डिफरेंसेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बेसिकली हमें वो सारी बातें इस चैप्टर के तहत करनी है। सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, कास्ट, नेचर ऑफ दिस डिवीजन इन इंडिया एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो ये जो डिवीजन है ये पॉलिटिक्स में किस तरीके से एक्सप्रेस होता है, किस तरीके से व्यक्त होता है, वो भी हमें देखना है। तो यहां तक हमें क्या बात समझ में आई, मैं एक बारी आपको समरी भी दे देती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। देखिए बच्चों, हम ये देखने वाले हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है। लाइक डिफरेंट पीपल लिव हियर, किसी का रिलीजन अलग, किसी का जेंडर अलग, किसी की कास्ट अलग, लेकिन ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, जब इन्हीं सोशल डिफरेंसेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है या इनइक्वालिटी होती है, या फिर जब यही सोशल डिफरेंसेस डिविजन्स का फॉर्म ले लेते हैं, तो वो चीज़ कितनी खतरनाक हो जाती है। और
किस तरीके से इन डिविजन्स को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा जाता है, मतलब जेंडर को पॉलिटिक्स में कैसे व्यक्त करा गया, रिलीजन को पॉलिटिक्स में कैसे व्यक्त किया गया, कास्ट को पॉलिटिक्स में कैसे व्यक्त करा जाता है, और अगर व्यक्त करा जा रहा है तो क्या वो एक्सप्रेशन ठीक है कि गलत है। ये सारी चीजें हम लोग पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो एक बारी मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि व्हाट ऑल आर वी गोना स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना स्टडी इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स में बच्चों हम पढ़ेंगे कि हमने जो जेंडर डिवाइड क्रिएट कर रखा है मेल फीमेल का, उस मेल फीमेल के डिवाइड को पॉलिटिक्स में कैसे व्यक्त करा जाता है, और उस मेल फीमेल डिवाइड की वजह से औरतों ने कितना ज्यादा शोषण झेला है कितने सालों तक, वो सारी बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो धर्म के रूप पर किस तरीके से विभाजन क्रिएट करा जाता है, कम्युनलिज्म की जो विचारधारा है वो क्या कहती है, लाइक इट्स एन एक्सट्रीम फॉर्म जहां पे रिलीजन लेकर जाता है आपको, और कैसे सारी चीजें पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करी गई हैं वो भी देखेंगे। और लास्टली हम जो इंडिया में यूनिक डिवीजन पाया जाता है कास्ट का, और कास्ट को पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करा जाता है वो सारी बातें करेंगे। सो 3 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, बहुत ही मजा आपको आने वाला है, क्योंकि ना ये सारी चीजें हम एनकाउंटर करते हैं ऑन अ डेली बेसिस अराउंड अस, और बहुत सारी चीजें हम अपने घरों में भी सुनते हैं इन सभी डिफरेंसेस और डिविजन्स के बारे में। तो आप लोगों को काफी रिलेटेबल चैप्टर ये लगने वाला है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। बच्चों जेंडर एंड पॉलिटिक्स में हमको बेसिकली ये देखना है कि जो जेंडर डिवाइड हमने क्रिएट कर रखा है उस चीज को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कैसे करा जाता है, व्यक्त कैसे करा जाता है, और अगर व्यक्त करा जा रहा है तो वो चीज हमारे लिए पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है, ठीक है। लेकिन वो बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं, बेसिक से चीजों को समझते हैं। हम ना अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलत फहमियों में रहते हैं, और बच्चों वो गलत फहमी ये है कि हम समझते हैं कि जो जेंडर डिवीजन है ना वो नेचुरल है और अनचेंजेबल है। यानी कि एक लड़की जो है उसके लंबे बाल ही होते हैं, लड़की जो है वो काइंड होती है, स्वीट होती है, वही लड़कियां जो है रोती हैं, नाजुक सी होती हैं, और बैड गर्ल्स आर, विमेन आर बैड ड्राइवर्स ऐसे बोल देते हैं ना हम लोग, एंड men are definitely good drivers, they know how to drive cars better than women. Boys don't cry, लड़कों का फेवरेट कलर ब्लू होता है, लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें ना आपने क्या बोल रही हूँ, ना आपने सोचा होगा ना मैंने सोचा होगा, हम तो यही मानते आए कि ये सब सच है क्योंकि हमें यही बताया गया शुरुआत से, लेकिन एक्चुअली में पता है ये सारी चीज़ें लोगों ने बनाई हैं, सोसाइटी ने बनाई है। दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल नेचुरल। कौन बच्चा है यार पैदा होते ही वो बता रहा है मेरा फेवरेट कलर पिंक है या ब्लू है, या फिर मैं तो सिर्फ जो है मतलब एक तरीके से मेरे को टॉयज में बारबी डॉल ले दो या फिर मेरे को टॉयज में गाड़ियां ले दो, नहीं ना, ये तो हमारी सोसाइटी हमारे साथ करती है। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसको पिंक कपड़े पहना दिए जाते हैं, रोती है तो कहते हैं अरे लड़कियां तो रोती हैं, मतलब नाजुक होती हैं दिल से, लड़की को मारो मत, है ना, वो बेचारी नाजुक है, और ये मत करो वो मत करो, मतलब समझो आप। और लड़का अगर कोई घर पे गलती से रो दे दो, आंसू बहा दे, तो उसको बोलते हैं लड़के होके रो रहा है, लड़की है क्या तू, ऐसे करके बोलते हैं। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि मेन ऑलवेज हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, दे कैन नॉट क्राई, ये काम तो लड़कियां करती हैं। साथ ही में कलर भी बता दिया जाता है, तेरा ब्लू है फेवरेट कलर, तेरा पिंक है। लड़कियों को टॉयज में शुरुआत से ही बारबी डॉल लेकर दे दी जाती है, और लड़कों को कार वगैरह जो है वो लेकर दी जाती है। वहीं पर जो है सोसाइटी ये भी पाबंदियां लगाने लगती है कि लड़का है तो देर तक घूम सकता है, लेकिन लड़की है तो वो देर तक नहीं घूम सकती। तो बच्चों ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेफिनेटली सोसाइटी ने क्रिएट करी हैं, ये नेचुरल नहीं है और डेफिनेटली चेंजेबल है। तो याद रखिएगा कि जब जेंडर की मैं बात करती हूँ, जेंडर एक ऐसी चीज़ है विच इज़ क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। समाज ने ये डिफरेंसेस क्रिएट करे हैं, कोई पैदा नहीं हुआ था इन डिफरेंसेस के साथ में। ना तो जेंडर नेचुरल है, जेंडर का क्रिएशन नेचुरल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि अनचेंजेबल है कि कभी बदल ही नहीं सकते आप उसको, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अनचेंजेबल है, ठीक है। तो इट कैन बी चेंज्ड। वहीं पर जब मैं सेक्स की बात करती हूँ तो सेक्स जो शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल है। अभी बच्चे कह रहे हो हाँ हूँ कटने लग गए। सेक्स का मतलब है बच्चों द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट वी आर बोर्न विद, यानी कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ जब आप पैदा हुए तो तब आपको बोला जा रहा है कि आप एक फीमेल हो। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ पैदा हो रहे हो तो बोला जा रहा है कि आप मेल हो, एंड ओनली दैट इज द थिंग which is natural, you being a female or you being a male. But when you are born into this world,
वहां तक सब चीजें नेचुरल थी, वहां तक सब चीजें ठीक थी, भगवान ने हमको लड़की बना के भेजा है या लड़का बना के भेजा है। बट फिर ना समाज ने हमारे साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब जोड़ना चालू कर दिया कि लड़की को इस तरीके से रहना है, लड़के को इस तरीके से रहना है, ये लड़का ये काम कर सकता है, लड़की से जो है वो घर पे खाना बनाएगी। और इस तरीके से ना समाज को काफी गंदा कर दिया हम लोगों ने, काफी स्पेसिफाई कर दी चीजें। और कहीं ना कहीं जब हमने जेंडर क्रिएट करा ना बच्चों, उसमें एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमने जो मेल जेंडर है उसको बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर दिया और फीमेल जेंडर को काफ़ी इंफीरियर और वीक क्रिएट कर दिया। वहीं पर हमने एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी कर दिया, जहां पर हमने ये भी बता दिया कि लड़का है तो वो ये काम कर सकता है, लड़की है तो वो ये काम कर सकती है। बट वहां पर भी जो प्रोफेशंस, मेल प्रोफेशंस के साथ आप जोड़ते हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशंस है, और फीमेल के साथ आप कैसे काम जोड़ते हो जो काफ़ी वीक प्रोफेशन है कि घर पे रह के खाना बना लो। और प्रोफेशन की अगर बात करें तो हाँ, नर्स बन जाएगी लड़की, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बन जाएगी, क्या ही कर लेगी। और ऐसे प्रोफेशंस जो थोड़े हल्के में आप लोगे। लेकिन लड़का जो है वो तो हमारा पायलट बनेगा, वो तो इंजीनियर बनेगा, वो तो जो है ना एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेगा, स्पेस में जाएगा, कल को साइंटिस्ट बनेगा, जो भी है। आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोफेशंस जोड़ने लग गए और यहाँ पर आप वीक प्रोफेशंस जोड़ने लग गए। किसने करा ये सब चीजें जो है आपके समाज ने करी, सोसाइटी ने करी। सो यस, रिमेंबर दिस, ओनली सेक्स इज नेचुरल बट जेंडर इज अ सोसाइटल कंस्ट्रक्शन दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। ऑलराइट, इसको भी मैं इरेज करती हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक पब्लिक प्राइवेट डिवाइड भी क्रिएट कर दिया कि जो लड़के लोग हैं वो पब्लिक लाइफ में हिस्सा ले सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। और बहुत से ऐसे देश भी थे बच्चों जहां पर पॉलिटिकल राइट्स भी सिर्फ आदमियों को दिए गए थे। बहुत टाइम तक महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो पब्लिक लाइफ में ऐसा माना जाता है कि आदमी जा सकते हैं, और प्राइवेट जो लाइफ है, घर तक जो सीमित है, घर की चार दीवारी तक, वहां पर औरतें रहेंगी। तो एक पब्लिक प्राइवेट डिवीजन आपने क्रिएट कर दिया, एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर आपने क्रिएट कर दिया, जहां पर हम क्या देखते हैं कि विमेन डू ऑल द वर्क इनसाइड द हाउस, इनसाइड द होम, सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, एंड इट इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। महिलाओं के काम को उतना वैल्यू नहीं करा जाता है, ना ही रिकॉग्निशन दिया जाता है। आप ये देखो, लाइफ में पता है कोई भी प्रोफेशन हो, बड़ा से बड़ा, उससे भी ज्यादा काम आपकी मम्मी अगर एक हाउसवाइफ है तो वो करती हैं, लेकिन आप उस काम को उतनी वैल्यू नहीं देते हो बिकॉज उस काम का कोई पैसा नहीं मिल रहा है, उनको इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उस चीज की। अगर उसी काम का पैसा मिल रहा है तो बहुत वाहवाही हो जाएगी, बट उस काम को रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रही है क्योंकि उसका कोई पैसा ही नहीं मिलता है। ऑल्दो शी इज वर्किंग थ्रू आउट द इंटायर डे, संडेज को भी वो काम करते हैं, जब आप लोग सबकी छुट्टी होती है तब भी वो उतना ही काम कर रहे हैं, बट यू डोंट गिव दैट मच वैल्यू एंड दैट मच रिकॉग्निशन टू दैट हाउस होल्ड वर्क। उसी के साथ जब आदमी लोगों की बात आती है तो वहां पे अपने पब्लिक लाइफ में उनको भेज दिया, दे डू ऑल द वर्क आउटसाइड द हाउस। हाँ, तो घर की चार दीवारी तक औरत सीमित है, बाहर जो है आदमी जाएगा, एंड मेन आर रेडी। और देखो, बड़ी ताजुब की बात यह है कि जब औरत जो काम कर रही है, अगर उसी काम का पैसा मिल रहा है तब आदमी उस काम को कर लेगा। मतलब कि अगर किसी रेस्टोरेंट में शेफ का काम है या फिर किसी बाहर जगह पर क्लीनिंग का काम है, तो वहां पर आदमी लोग आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज इफ दैट वर्क that women are doing for free, if that work is something that men are being paid for, then they are ready to take up that job, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली बात हो रही है, they are ready to take up women's work only when these jobs are paid। प्रोफेशनल शेफ बना दो, कहीं क्लीनिंग स्टाफ में भर्ती कर दो, पैसा मिल रहा है तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसी के साथ में बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग देखते हैं द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ इज मिनिमल इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज। हम लोग देखते हैं कि ऑल्दो पॉपुलेशन की अगर बात करी जाए तो आधी औरतें हैं, आधे आदमी हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक लाइफ में, बाहर की जो दुनिया है उसमें महिलाओं का रोल काफ़ी लिमिटेड मैक्सिमम सोसाइटीज़ में देखने को मिला है। जेंडर इश्यूज़ को पॉलिटिक्स में रेज करा गया। तो इसी शोषण के चलते बच्चों, इसी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के चलते, इसी पर्टिकुलर जेंडर डिवाइड के चलते महिलाओं को काफ़ी शोषण झेलना पड़ा। उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनको एक तरीके से घर में कैद रखा जा रहा था, बाहर उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, उतनी एजुकेशन नहीं मिलती थी कि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सके आदमियों के साथ, बट वो चलना चाहती थी। एंड दैट इज वाई इन इश्यूज को पॉलिटिक्स में रेज किया जाता है, पॉलिटिक्स में उठाया जाता है। Women in different parts of the world agitated for equal rights, demanded enhancing the political and legal status of women। तो महिलाएं जो हैं अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में इक्वल राइट्स के लिए लड़ती हैं, डिमांड करती हैं कि पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस जो है महिलाओं का वो और ज़्यादा एनहांस हो, और इन्हीं पर्टिकुलर मूवमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स बोला जाता है।
फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत से लोग, एक मैंने इंटरव्यू भी देखा था एक बहुत जानी मानी सेलिब्रिटी का, और वो वहां पे कह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आर यू अ फेमिनिस्ट, तो वो रिप्लाई में कहती है, सी आई बिलीव इन इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन बट आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। एज बड़े गर्व की बात है। So although she doesn't even know the meaning of what feminism is, feminism actually means equality. Feminism का कहीं पर भी ये मतलब नहीं होता है कि feminism is talking about the superiority of women. It is not. It is actually just demanding the rights that men were already getting throughout the world. आदमियों को वो अधिकार पहले से मिल रहे थे। महिलाओं ने जब सेम अधिकारों की मांग करी, इक्वालिटी की मांग करी, तो उन्हीं मूवमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहलाया जाने लगा। तो फेमिनिज्म की डेफिनेशन बच्चों अपने दिमाग में भी सुधार लीजिए। कोई भी आदमी और औरत जो कि इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन में बिलीव करता है, दैट पर्सन इज अ फेमिनिस्ट। ऑलराइट, सो एवरीवन शुड बी अ फेमिनिस्ट इन रियलिटी। बट हमने उस वर्ड को इतना करप्ट कर दिया है, इतना सूडो फेमिनिज्म आ गया है समाज में कि हम कहीं ना कहीं उसका मीनिंग खोते जा रहे हैं और काफी नेगेटिव कॉनोटेशन में हम उसको व्यक्त करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, जब महिलाओं ने इक्वल राइट्स की मांग करी, जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स की मांग करी, लीगल स्टेटस एनहांस करने की बात करी, उन सभी मूवमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स बोला जाने लगा। एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड विमेन वर डूइंग दिस, दे वर आस्किंग फॉर इक्वल राइट्स। अब सभी को पता है पेट्रियार्की के बारे में, इट इज नॉट कंसेप्ट दैट इज वेरी वेरी न्यू। पेट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता। मैक्सिमम समाज जो कि दुनिया भर में रहा है वो एक पितृसत्ता रहा है। आज भी भारत का समाज में एक पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलूंगी। देखिए, पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है एक सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन, जहां पे आदमियों को ज्यादा वैल्यू करा जाता है और महिलाओं के ऊपर पावर दी जाती है। दैट इज अ पेट्रियार्कल सिस्टम, रूल ऑफ द मैन ओवर वुमेन। एंड हमारी सोसाइटी आज भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। घर में जो आदमी होता है ना सबसे बड़ा, उसकी परमिशन ली जाती है, फिर काम करे जाते हैं। हाँ, यस। So actually sadly yes, ours is a patriarchal society still now, and feminism का तो मैंने आपको मतलब भी समझा दिया और feminist भी बता दिया कौन होता है। A woman or a man who believes in equal rights opportunities for women and men. Equal rights में विश्वास रखते हो, believe करते हो, तो you are a feminist. Now, political expression of gender division and political mobilization help to improve women's role in public life. जब एक तरीके से बच्चों, अब यहाँ पर ये चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब हमने जेंडर इश्यूज को पॉलिटिक्स में रेज करा, और यहाँ पे वही बात लिखी है कि जब आपने पॉलिटिकल रूप में, राजनीतिक रूप में उसको व्यक्त करा, जेंडर डिवीजन को व्यक्त करा है, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, राजनीतिक तौर पे जब सारे एक साथ आए हैं इस चीज के लिए लड़ने में, तो उससे जो महिलाओं का रोल है, पब्लिक रोल या पब्लिक लाइफ में जो रोल है, वो और भी ज्यादा इंप्रूव होते हुए हमको दिखाई दिया है। In our country, women still lag much behind men despite some improvements since independence. Ours is still a male-dominated patriarchal society. देखो, बहुत हद तक इंप्रूवमेंट आई है, बहुत हद तक लोग आगे गए हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन स्टिल हम ये बोल सकते हैं कि हमारे देश में आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं आदमियों से थोड़ा सा पीछे हैं। इंप्रूवमेंट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा समाज आज भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे आदमियों का शासन चलता है, औरतें अभी भी थोड़ा पीछे हैं, ठीक है। सो उसके लिए और भी इंप्रूवमेंट करने की हमको ज़रूरत है। जो लोग शहरों में रहते हो कहेंगे अरे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट बहुत सी सोसाइटीज़ के लिए, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके शायद ओपिनियन के बारे में आपको नहीं पता। यू आर लकी इनफ कि आपके घर में कोई भेदभाव नहीं होता होगा, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल इन आवर कंट्री जहाँ पर वो डिविजन एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर वो भेदभाव अभी भी होता है। हमारे साथ नहीं होता तो हमें अपने आप को लगता है ना कि वी आर लकी, बट यस वी आर डेफिनेटली लकी। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं को झेलना पड़ा है बहुत समय तक, और आज भी झेलती हैं बच्चों। सबसे पहले लिटरेसी रेट की बात करते हैं। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो इंडिया में ओवरऑल अगर हम लिटरेसी रेट देखें रीसेंट डेटा के हिसाब से, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 80% लोग जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। बट वहीं पर अगर हम फीमेल एंड मेल लिटरेसी रेट को कंपेयर करें तो आदमी लोगों का लिटरेसी रेट ज्यादा ही दिखेगा महिलाओं के कंपैरिजन में। तो आज भी लिटरेसी रेट के मामले में लड़कियां कम क्यों पढ़ रही हैं? अगर पॉपुलेशन बराबर है तो भी लड़कियों को कम क्यों पढ़ाया जा रहा है, आदमियों को ज्यादा क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो ये ना एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं ना कि ऐसा तो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है अब तो, है ना, नहीं है, बट है। तो देखिए,
Literacy rate among women still less than men. Small proportion of girl students go for higher studies, drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education. लड़कियों को चाहे स्कूल में भर्ती भी कराया जाए, थोड़े टाइम के बाद उनको स्कूल से निकलवा लिया जाता है, क्योंकि बच्चों, अगर कोई गरीब माँ बाप है, उनके 4-5 बच्चे हैं, 2-3 लड़कियां 2-3 लड़के, तो वो क्या करेंगे, दे विल प्रेफर टू स्पेंड मनी ऑन देयर बॉयज एजुकेशन. वो कहेंगे पैसा कम है तो लड़के की पढ़ाई पे लगा दो, लड़कियों का पढ़ लिख कर क्या ही होगा, कल को वैसे भी इनकी शादी ही करानी है, तो वो उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और लड़कों को पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं. तो एक्चुअली मेरे घर में एक हाउस हेल्प थी, तो जब वो आई तो मेरे को पता चला उनके भी सिनेरियो से कि उन्होंने बताया कि मैं उनको पढ़ाने की कोशिश करती थी इनिशियली. तो उन्होंने को बताया कि मैंने कहा आप कुछ तो आपने पढ़ाई करी होगी, तो वो कहती नहीं मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है. तो मैंने कहा क्यों, बट आपके वहाँ स्कूल नहीं थे? तो वो कहती स्कूल तो थे, बट हमारे भाई को पढ़ने भेजा जाता था, हमें नहीं पढ़ने भेजा जाता था. क्यों ऐसा है? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि जो लड़का है, लड़कियों को तो काम करने भेज दिया शहरों में, है ना, बट जो लड़का है उनको उन्होंने पढ़ाना प्रेफर करा कि लड़का तो कल को हमारे साथ रहेगा, हमारे लिए कमाएगा, लेकिन लड़कियों को तो दूसरे घर जाना है, इनको पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा, इनको तो वैसे भी घर का ही काम करना है. दैट इज़ द थिंकिंग विच मोस्ट पीपल हैव, एंड दैट इज़ वाई हम लोग देखते हैं ड्रॉप आउट रेट जो है गर्ल्स का वो ज़्यादा रहता है. लड़कों को पढ़ाया ज़्यादा जाता है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है. हायर स्टडीज़ में लड़कियों का प्रपोर्शन कम है, तो बेसिक एजुकेशन करा भी थी, फिर हायर स्टडीज़ में नहीं भेजा, तो फ़ायदा क्या है? प्रोफेशनली तो आप स्ट्रांग नहीं बने ना. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. उसके बाद लिटरेसी रेट के बाद एक और चीज आती है जॉब्स. अगर हम जॉब्स की भी बात करें तो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड वैल्यू जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल. ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमन वर्क्स 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन. एवरेज में देखा जाए तो औरत ज्यादा काम कर रही है 1 घंटा एवरेज बेसिस पर, लेकिन फिर भी जो हाईली पेड और वैल्यू जॉब्स हैं, जहां ज्यादा पैसा है, वहां पे महिलाएं कम हैं. अब आप बोलेंगे क्योंकि महिलाएं जो है ना वो हाईली वैल्यू जॉब्स में आ ही नहीं सकती, उनके अंदर उतनी स्किल्स ही नहीं है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों. हर साल हम लोग देखते हैं कि लड़कियां जो है कितना ज़्यादा टॉप मारती हैं. बहुत बारी मैक्सिमम जगहों पे लड़कियां टॉप मार रही होती हैं एग्जाम्स की अगर हम बात करें. सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से कोई कमी है, कि लड़के जो हैं उनको भगवान ने कोई अलग दिमाग दिया और लड़कियों को अलग दिया. सबको बराबर ही दिया है, बराबर कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी और एबिलिटी है. लेकिन दिक्कत इस चीज़ में आ रही है, अभी हमने पढ़ा था कि लड़कियों को ना हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता. तो जब आप उनको ज्यादा स्किल्स नहीं दिलवाओगे, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करवाओगे, तो हाउ आर दे गोना बी अ पार्ट ऑफ दोज हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स? वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें जरिया ही नहीं मिल रहा है. बीच में ही आप रुकावट पैदा कर दे रहे हो. इसी वजह से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लड़कियों को उन हाईली पेड वैल्यू जॉब्स का हिस्सा बनाना है तो उनको हायर एजुकेशन स्किल्स प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत है, जितनी लड़कों को की जा रही है, जितनी लड़कों को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वहाँ पर इस चीज़ की भी ज़रूरत है. साथ ही में हम लोग देखते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट. तो इस पर क्वेश्चन बनता है. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आई थी बच्चों. इट प्रोवाइड्स इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क. तो अगर बराबर काम लड़का और लड़की कर रहे हैं तो बराबर पैसा भी उनको मिलना चाहिए. हम लोग ये देखते हैं कि बहुत बारी सेम काम करने पर भी महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है जितना आदमियों को दिया जाता है. तो इसी कारणवश इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया था, ताकि इस तरीके का भेदभाव तो ना हो, एटलीस्ट इस भेदभाव से तो हम बच सके. उसके बाद दूसरी चीज हम देखते हैं फीमेल अबॉर्शन. यहां पर भी मेरी एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है लोगों से. तो लोग बोलते हैं ये तो पहले होता था, अब थोड़ी होता है. मैंने बच्चों अपने आस पास भी ये चीज़ देखी है. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट 3 times. मैंने ही देखी है. तो मैंने ही देखी है, तो दुनिया तो कितनी बड़ी है, किस किस ने क्या क्या अपने आसपास से देखा होगा. तो व्हाट डज फीमेल अबॉर्शन मीन? सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं. तो सम पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स, फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बॉर्न. दिस इज सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन. इट हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स पर बॉयज पर 1000 बॉयज. तो एक्चुअली हम देख रहे हैं कि जब माँ बाप बच्चा पैदा कर रहे होते हैं, बच्चा तो भगवान का गिफ्ट है, लेकिन वो क्या करते हैं, पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया करते थे. अब तो बैन हो चुका है, लेकिन पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया करते थे, जहाँ पर वो ये पता कर लेते थे कि उनका बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है. और अगर उनको पता चलता था कि उनकी बेटी होने वाली है तो उसको पहले ही अबॉर्ट करा दिया जाता था. एंड क्योंकि दे प्रेफर कि अरे लड़की तो बोझ है ना हम पे, तो लड़का पैदा करेंगे, लड़की पैदा ही नहीं करेंगे. तो बच्चों ये जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन है बहुत समय तक चलता रहा था हमारे समाज में, और जिसके कारणवश हमें देखने को मिलता है कि जो फीमेल्स पर 1000 बॉयज़ का जो रेशियो था वो बहुत गड़बड़ा गया था.
लड़कियां बहुत कम रह गई थी एज कम्पेयर टू बॉयज। अभी बहुत बेटर है सिचुएशन, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इफ यू सी नाउ, बट स्टिल वो तो भगवान ने पूरा कर दिया होगा उस चीज़ को। लेकिन बच्चों हम क्या देखते हैं कि बहुत टाइम तक ये चीज़ चलती रही, एंड सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के चक्कर में चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो भी गड़बड़ा गया। और कितनी गलत चीज़ है, मतलब आप वही ना इस देश लाडो एक शो आता था कि लड़की को पहले ही मार दे रहे हैं, उसको आने भी नहीं दे रहे हैं वर्ल्ड में। इतनी क्या बुरी लग गई आपको गर्ल चाइल्ड। तो दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन एंड एक्चुअली पता है अब चाहे बैन भी हो चुकी है ये चीज़, स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू इलीगल मीन्स दे डू सच थिंग्स। शेम ऑन देम ऑब्वियसली, ठीक है, शेम ऑन दोज पीपल हु स्टिल बिलीव, मतलब इतना वर्ल्ड में तरक्की और हर चीज़ देखने के बाद में कि लड़कियां व्हाट ऑल गर्ल्स कैन डू इवन आफ्टर सीइंग दैट, इफ दे स्टिल बिलीव इन दीज थिंग्स, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। प्रॉब्लम यहाँ है ना। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं और क्या बात हो रही है। देखो, urban areas have also become particularly unsafe for women, not safe even within their own home from beating, harassment, other forms of domestic violence। तो यहाँ पर बात करी जा रही कि ऐसा नहीं कि रूरल एरियाज में ही हर चीज़ चल रही है, हर चीज़ गलत हो रही है, अर्बन एरियाज भी बच्चों बहुत ही अनसेफ है महिलाओं के लिए। बाहर तो चलो वैसे ही बोलते हैं क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, फीमेल रेप केसेस आते हैं, हरासमेंट केसेस आते हैं, ईव टीजिंग है, ग्रोपिंग है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। बाहर तो अनसेफ है ही है, घर के अंदर भी सेफ नहीं है। तो घर के अंदर अगर हम देखें, बहुत बारी जो लड़कियां होती हैं दहेज ना देने के कारण उनको जो है ससुराल वाले पीटते हैं, पति पीटता है, बीटिंग केस, डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, ये सारी चीज़ें जो है, और हरासमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ दहेज के कारण ही, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं बच्चों जिसकी वजह से लड़कियों को ये सब झेलना पड़ता है। सो घर के अंदर भी सेफ नहीं है। साथ ही में अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि राजनीति में क्या रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, तो इस चीज़ को देखते हैं। Problems of women didn't get adequate attention. One way to ensure this is to have more women as elected representatives. In India, the proportion of women in the legislature has been very low. In the government, cabinets are largely all male, even when a woman becomes the chief minister or the prime minister. तो एक तरीका महिलाओं के कम रिप्रेजेंटेशन से डील करने के लिए यही था कि पॉलिटिक्स में उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सके। हम लोग देखते हैं कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर, लेजिस्लेचर्स में, वो काफ़ी कम पाया जाता है। अगर एक औरत प्रधानमंत्री भी बन जाएगी या सीएम भी बन जाएगी तो भी बाकी जो कैबिनेट रहेगी वो मेल डोमिनेटेड रहती है, तो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन था। और इसी कारणवश बच्चों हम लोग देखते हैं कि एक विमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया था, जहां पर कि महिलाओं को, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन इतना कम है, तो उस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए, 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए फॉर विमेन कैंडिडेट्स। बट ये बिल इतने समय तक पेंडिंग था कि उसके ऊपर एक कार्टून भी बन रखा है, जहाँ पर ये सारे ऊपर सारे आदमी हैं, आप लोग देख सकते हो, और नीचे एक औरत खड़ी है बिल लेकर, और ये सारे ने गेट पे भी कब्जा कर रखा है आदमियों ने, कि अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं, और ऊपर से बोल रहे हैं डोंट वरी वील फाइंड अ वे फॉर यू। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि द लेजिस्लेचर्स आर मेल डोमिनेटेड एंड दे आर जस्ट गिविंग अ फॉल्स होप टू द फीमेल लाइक फीमेल्स कि हम कोई नहीं, चिंता मत करो, हम जरूर रास्ता निकालेंगे आप लोगों के लिए भी, बट ऐसा वो नहीं करने वाले, इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो एक कार्टून के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्रेस करा गया, काफ़ी सीरियस इशू को। बट हम लोग देखते हैं बच्चों क्या होता है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में, पंचायती राज सिस्टम्स में आज भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व्ड है 1/3। और रिसेंटली बहुत एक बड़ी अचीवमेंट हुई है, 27 ईयर्स के बाद में जो विमेन रिजर्वेशन बिल था उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा गया, लोकसभा में, राज्यसभा में, और इसको पास करा गया है, ठीक है। एंड 1/3 रिजर्वेशन इस बिल के थ्रू अब महिलाओं को प्रोवाइड करी जाएगी इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। तो 1/3 रिजर्वेशन अब प्रोवाइड करी जाएगी। तो 27 सालों के बाद बिल जो है पास हो गया है फाइनली। अभी वो खड़े थे ना, कह रहे थे हम ज़रूर रास्ता निकालेंगे, तो रास्ता निकल ही गया है शायद। और बच्चों इस चीज़ को बस लागू होना बचा है, तो लागू भी बहुत जल्दी ये चीज़ हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, हमने उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली इस टॉपिक में हमने बात करी सेक्स और जेंडर डिवाइड के बीच में कि सेक्स इज द ओनली थिंग दैट इज नेचुरल, जेंडर इज नॉट नेचुरल, इट इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन की बात करी, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की बात करी, किस तरीके से महिलाओं के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन सारे एस्पेक्ट्स को देखा। और फिर लास्टली हमने विमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करी और उस पार्टिसिपेशन को एनहांस करने के लिए जो रिजर्वेशन बिल है उसकी बात करी। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है समाप्त होता है। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा बच्चों कि जब जेंडर को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा गया तो वो डिवीजन काफ़ी
काफी पॉजिटिव था, क्योंकि उस वजह से महिलाओं को पॉलिटिक्स में और भी ज्यादा और पब्लिक लाइफ में और भी ज्यादा राइट्स मिले हैं। ठीक है, तो उनके लिए वो चीज पॉजिटिव रही है। बट क्या ये चीज रिलीजन जब आएगा, रिलीजन और कम्युनलिज्म की जब सोच आएगी, क्या उसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो बेसिकली बच्चों, जो कम्युनलिज्म का आइडिया है, वो जो आइडिया है ना, वो मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में बताने वाली हूं, और कैसे उस आइडिया को हम लोग पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करते हैं, और अगर हम उसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या वो चीज पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, ये भी हमको देखना है। लास्ट क्लास तक हमने जो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात करी थी। जेंडर इशू क्या है, जेंडर इशू को अगर पॉलिटिक्स में रेज करा गया तो उससे अवेयरनेस बढ़ी, उससे विमेन को राइट्स मिले, इट हैज बीन अ गुड थिंग टू डू। बट क्या रिलीजन के केस में वो चीज अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं बच्चों, सोशल डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पर डिविजन क्रिएट होना सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड हमको देखने को मिलता है कि धर्म के बेसिस पे ना डिवाइड क्रिएट होता है, लोग बट जाते हैं आपस में। उसी के साथ बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है तो तब भी कुछ ऐसे हालात हुए थे कि धर्म के बेसिस पर एक विभाजन क्रिएट हो गया था, जिससे कि दो अलग देश बन गए, राइट? अब देखिए, अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। रिलीजियस डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करा जाता है, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग, गलत है वो चीज। अब देखो, गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द फॉलोइंग। सबसे पहली चीज यहां पे बोली गई है, गांधी जी ने बोला था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब ना लोग इस स्टेटमेंट को बहुत गलत लेकर चले जाते हैं कि भाई ये क्या बोल रहे हैं गांधी जी, कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहे हो, कि धर्म को आप पॉलिटिक्स से, राजनीति से अलग नहीं कर सकते, तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? नहीं, यहां पर बच्चों गांधी जी के कहने का ये मतलब है कि जो अलग धर्म होते हैं, चाहे वो इस्लामिक धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म एक तरीके से कुछ वैल्यूज सिखाता है इंसान को। वो सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं कॉमन होती हैं, तो उन वैल्यूज को अपने पॉलिटिक्स में अपनाइए, उन वैल्यूज के हिसाब से पॉलिटिक्स को चलाइए। सो व्हेन ही मीन्स कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ही एक्चुअली टॉक्स अबाउट द वैल्यूज दैट रिलीजन टीचेस अस। उन वैल्यूज से पॉलिटिक्स चलाइए, उन वैल्यूज को कभी भी पॉलिटिक्स से जुदा मत कीजिए, ये उनके कहने का मतलब है। साथ ही में दूसरी चीज यहां बोली गई है कि विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। बहुत बारी जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं धर्म के मामले में, उनको कम्युनल राइट्स का सामना करना पड़ता है बच्चों। जब भी देखो कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं दो कम्युनिटीज के बीच में, दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, और वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, वायलेंस हो जाती है, हिंसक हो जाते हैं लोग आपस में, तो जाहिर सी बात है कि मेजोरिटी ज्यादा होगी, माइनॉरिटी कम होगी, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को भुगतना पड़ेगा, उनको जो है ज्यादा सहना पड़ेगा। तो कम्युनल राइट्स के शिकार होती है माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज। साथ ही में यहाँ पर एक और चीज लिखी गई है कि विमेन हैव आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। तो यस, महिलाएं भी ये बोलती हैं कि जो फैमिली लॉज है, जो रिलीजियस लॉज बने हुए हैं, वो रिलीजियस लॉज कहीं ना कहीं जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, वो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। आपको याद होगा कि हिंदू धर्म के अंदर भी सती प्रथा को माना जाता था एक समय के दौरान, और विडो रीमैरिज को होने नहीं दिया जाता था, मतलब दैट वाज नॉट, इट वाज प्रोहिबिटेड, इट वाज नॉट अलाउड। एंड उसी के साथ साथ ट्रिपल तलाक की एक चीज इस्लामिक धर्म में देखने को मिलती है। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि धर्म के नाम पे की जाती थी या की जा रही हैं, जो कि काफी विवादित है, जहां पे कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो महिलाएं वही चीज आर्ग्यू करती हैं कि बहुत से ऐसे फैमिली लॉज हैं विच आर रिलीजियस लॉज विच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अस, ऑलराइट। तो उनको बदलने की जरूरत है, बहुत बदले भी गए हैं, अभी थोड़े बहुत और होंगे जो, तो उनको भी बदल डालेंगे। उसी के साथ में यहाँ पर आई होप आपको ये बातें सब स्टेटमेंट समझ में आई है। नाउ पॉलिटिकल पावर should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression। और कभी कभी ये भी जरूरी है, वैसे तो देखो गवर्नमेंट और रिलीजन दो सेपरेट चीजें होनी चाहिए, जो कि हम सेक्युलरिज्म में पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल पावर की मदद लेनी पड़ती है, ताकि बच्चों अगर कोई रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस चीज को रोका जा सके, उसको रोकने के लिए, ठीक है। दैट इज व्हेन पॉलिटिकल पावर शुड बी यूज्ड इन अ वाइज वे, इन अ पॉजिटिव वे। अब ना सारी की सारी कहानी आती है कम्युनलिज्म की विचारधारा को समझने की। चलिए,
मैं आपको कम्युनलिज्म का जो पूरा आइडिया है वो एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दूंगी कि कम्युनलिज्म का मतलब होता क्या है। अब सबसे पहली चीज, इसके एंड में इज्म आ रहा है तो डेफिनेटली इट इज एन आइडियोलॉजी। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी है, डेफिनेटली एक विचारधारा है। बट ये विचारधारा बोलता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कम्युनलिज्म ये बोलता है कि देश बना है धर्म के बेसिस पर, लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो लोग मानते हैं उस विचारधारा में वो ये मानते हैं कि धर्म के बेसिस पे देश बना है, और वो ये भी चाहते हैं कि जो आपकी रिलीजियस, खुद की जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो डोमिनेट करे और बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज को सप्रेस किया जाए, डोमिनेट ओवर द रेस्ट ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज। एंड डोमिनेट कैसे करेगी, डोमिनेट करेगी थ्रू द हेल्प ऑफ द स्टेट पावर। गवर्नमेंट की पावर को भी वो इसलिए हथियाना चाहते हैं ताकि वो उसके थ्रू अपने रिलीजन की एक तरीके से डोमिनेशन को एस्टैब्लिश कर सके और बाकी रिलीजन्स को दबोच सके। तो आई होप कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी जो है आपको समझ में आई है। इट टॉक्स अबाउट रिलीजन एज द बेसिस ऑफ अ नेशन, उसी के साथ देयर ओन रिलीजियस कम्युनिटी शुड डोमिनेट, सप्रेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज। एंड कैसे डोमिनेशन होगा, थ्रू द यूज ऑफ स्टेट पावर, गवर्नमेंट की पावर का सहारा लेकर। अब ढंग से इस आइडिया को और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। धर्म जो है प्रिंसिपल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का, समाज का। धर्म के बेसिस पे समाज बना है, धर्म के बेसिस पे देश बना है। तो जो भी इंसान एक कम्युनल माइंडसेट का होगा उसकी थिंकिंग कुछ इस प्रकार ही होगी। साथ ही में वो किस तरीके से सोचेगा, देखिए कम्युनल आइडियोलॉजी ये बोलती है द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट्स आर द सेम एंड पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। बेसिकली पहले इस लाल में लिखे हुए अक्षरों को समझते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि जो एक धर्म के लोग हैं वो एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उन सबके इंटरेस्ट सेम होते हैं। और जो भी लोग किसी दूसरे धर्म को बिलोंग करेंगे वो सेम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहां पे करेंगे। सपोज एक धर्म है ए और एक धर्म है बी, तो यहां बोल दिया गया कि जितने भी ए धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लोग एक समुदाय का हिस्सा हैं और बी धर्म के लोग एक समुदाय का हिस्सा है, और कभी भी ये लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। और जो लोग एक धर्म को मानते हैं उनके इंटरेस्ट, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है वो बिल्कुल सेम होते हैं और वो कभी दूसरे धर्म के लोगों के साथ अलाइन नहीं करेंगे। साथ ही में यहाँ पे लिखा है डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज आर सुपरफिशियल एंड इममटीरियल, देयर इंटरेस्ट्स आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। तो जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके बीच में कोई कॉमनैलिटी नहीं है, कुछ कॉमननेस नहीं है। मतलब इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से कि अगर 2-3 अलग धर्म के लोग हैं, कि कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, और अगर वो सभी बोल रहे हैं कि वी आर इंडियंस, तो उनके बीच में कोई कॉमननेस नहीं है। मतलब वो अगर ये चीज बोल रहे हैं तो वो गलत है, वो सुपरफिशियल है, वो इममटीरियल है, इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, साथ ही में देयर इंटरेस्ट्स आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर मतलब उनके इंटरेस्ट तो सेम हो ही नहीं सकते हैं, इस वजह से जब भी उनके इंटरेस्ट की बात होगी तो हमेशा लड़ाई झगड़े उन कम्युनिटीज के बीच में छिड़ जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजंस विद इन वन नेशन। वो लोग एक ही देश का हिस्सा बनके इक्वल सिटीजंस की तरह नहीं रह सकते हैं। पूरी आइडियोलॉजी आई होप आप लोगों को समझ में आई है। तो कम्युनल माइंडसेट ये बोलता है कि धर्म के बेसिस पे देश बना है, धर्म के बेसिस पे कम्युनिटी बनी है। जो एक धर्म के लोग हैं वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन सबके इंटरेस्ट सेम होते हैं। जो अलग धर्म के लोग हैं उनकी अलग कम्युनिटी है। ठीक है, इन अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में कोई कॉमननेस नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं है। इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा इंटरेस्ट को लेकर। एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इस वजह से इन लोगों को एक देश का हिस्सा बन के रहना ही नहीं चाहिए। दे कैन नॉट लिव इन वन नेशन एज इक्वल सिटीजंस। So yes, this is the communal ideology which is fundamentally very 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 wrong. बहुत ही गलत है ना। लेकिन फिर भी बच्चों, आप लोगों ने देखा है सोशल मीडिया पे इतनी बहस होती है धर्म के नाम पर, हर जगह पर इतनी बहस होती है, तो आज भी लोग कहीं ना कहीं उस धर्म पे ही अड़े हैं, धर्म पे ही टिके हैं। तो यस, कम्युनल माइंडसेट के लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि एग्जिस्ट करते हैं।
State power used to establish domination of one religious group over the rest when communalism is expressed in politics. तो जब आप communal ideology को politics में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग state power यानी कि सरकारी सत्ता का इस्तेमाल करते हैं अपने religion की domination को establish करने के लिए और बाकी religious groups को सप्रेस करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाना काफ़ी नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है। जेंडर को जब व्यक्त करा था ना तो वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन था क्योंकि उससे महिलाओं को अधिकार मिले थे, लेकिन यहाँ पर डिवाइड क्रिएट हो रहा है। धर्म को राजनीति में लाने से डिवाइड क्रिएट होगा, उससे कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। 4 फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म है और याद रखिएगा कि इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आता है कि मेंशन द फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज 4 फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। First form is the most common expression, involves religious prejudices, stereotypes, superiority of one's religion over other religions. बच्चों सबसे पहले कम्युनल जो आइडियोलॉजी है, जो उसका फॉर्म है, वो शुरू होता है यहाँ से, दिमाग से। ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो लोग उसमें विश्वास रखते हैं कम्युनल आइडियोलॉजी में, वो ये मानते हैं कि हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को मानने में कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। मैं भी बोलती हूँ मेरा धर्म सबसे अच्छा है, लेकिन ये बोल देना उसके बाद कि मेरा ही धर्म अच्छा है और तुम्हारा धर्म खराब है, प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है। समझ रहे हो ना कि मतलब यहां तक बोलना कि मेरा धर्म अच्छा है कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये बोल देना कि सिर्फ मेरा धर्म अच्छा है तुम्हारा धर्म खराब है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। सो व्हाट हैपेंस इज, जो भी लोग कम्युनल माइंडसेट के होते हैं, दे बिलीव इन रिलीजियस प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स अबाउट अदर रिलीजियस ग्रुप्स। प्रेजुडिस होती है पहले से ही कुछ प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से ही आपने एक अवधारणा बना ली दूसरे के धर्म के बारे में, यार इनका जो धर्म है ना ये तो ऐसा सा है, घटिया सा है, ये होता है उसमें वो होता है। तो पहले एक नेगेटिव कॉनोटेशन दिमाग में ही बना लिया, एक स्टीरियोटाइप बना ली उनके धर्म के मामले में, और उस स्टीरियोटाइप को बनाने के बाद आपने ये सोचा कि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, यार मेरा धर्म जो सिखा रहा है ना कोई धर्म नहीं सिखा रहा, मेरे धर्म में जो प्रैक्टिसेस है वही सबसे बेस्ट है, बाकी धर्मों में तो ये होता है वो होता है। और इस वजह से आपने अपने मन में एक वो चीज क्रिएट कर ली कि योर रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर रिलीजन्स, ऑलराइट, व्हिच इज डेफिनेटली रॉन्ग, ऑलराइट। उसके बाद दूसरी चीज यहां पर हम लोग देखते हैं, कम्युनल माइंड लीड्स टू पॉलिटिकल डोमिनेंस थ्रू रिलीजन, takes the form of majoritarian dominance and minority community forms a separate political unit. अब दूसरी चीज जो कम्युनल माइंडसेट कोशिश करेगा वो ये होगा कि वो पॉलिटिकली डोमिनेट कर सके ताकि उसके रिलीजन की डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो, है ना। तो पॉलिटिक्स का सहारा लेना इज द सेकंड फॉर्म, कि आप पॉलिटिक्स में आओ, पॉलिटिक्स में अपने धर्म की सरकार बनाओ और फिर उसी धर्म का डोमिनेशन आपके देश में एस्टैब्लिश हो जाए। तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, जो लोग ज्यादा नंबर्स में होंगे, जो रिलीजियस ग्रुप ज्यादा नंबर्स में होगा, वो यही कोशिश करेगा, हु आर ऑफ अ कम्युनल माइंडसेट, दे विल ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस थ्रू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आएंगे, इलेक्शन जीतने पे उनको सरकार बनानी होगी, सरकार बनाकर वो अपने धर्म की डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। और मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस अगर वो लाना चाहेंगे तो वो सिर्फ अपने धर्म के लिए काम करेंगे, बाकी धर्मों को अनदेखा कर देंगे, बिल्कुल कुछ सुनेंगे नहीं, राइट्स नहीं देंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो वो सारी चीजें सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और वहीं पर अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी एक कम्युनल माइंडसेट की है, जैसे कि हमारे देश में अगर हम बोले कि जो इस्लामिक ग्रुप है या फिर जो क्रिश्चियन ग्रुप है, तो अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी भी एक तरीके से कम्युनल माइंडसेट की होगी तो दे विल ट्राई टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। वो लोग अलगाववाद की बात करेंगे, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज उनके अंदर आ जाएंगी, वो कहेंगे हमें इस देश में रहना ही नहीं, हमें इस देश का हिस्सा रहना ही नहीं, हमें अलग होना है, ठीक है। सो दैट इज हाउ कम्युनलिज्म वर्क्स। मेजॉरिटी हमेशा कोशिश करेगी कि मैं पॉलिटिकली जो है डोमिनेट कर सकूं, अपने रिलीजन के लिए काम करूं, सबको सप्रेस कर सकूं, और माइनॉरिटी ये बोलेगी कि मेरे को तो इस देश का हिस्सा रहने नहीं, मुझे तो अलग होना है। तो डिवीजन क्रिएट करना, बेसिकली पॉलिटिक्स के थ्रू डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वो लोग जो कि कम्युनल माइंडसेट के होंगे। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है, थर्ड पॉइंट आएगा, ओके यस, थर्ड पॉइंट आ रहा है बच्चों, और थर्ड पॉइंट में लिखा है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब जो एक रिलीजन के सपोर्टर्स हैं उन सभी को साथ में लेकर आना। अब कैसे उनको साथ में आप लेकर आओगे, तो आप यहां पर रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल करोगे, सीक्रेट सिंबल्स का यूज करोगे, इमोशनल अपील्स का यूज करोगे, ताकि जो एक रिलीजन के वोटर्स हैं वो सारे उस रिलीजन के सारे फॉलोअर्स को आप एकजुट कर सको, साथ में ला सको। तो धर्म के नाम पर जैसे जो रिलीजियस लीडर्स हैं,
है ना, जैसे जो पंडित वगैरह हो गए उनको ले आए, जिनको लोग बहुत मानते हैं उनको ले आए आप लोग, या फिर इमोशनल अपील आपने अपने धर्म के नाम पे करनी चालू कर दी, या फिर आपने जो है जो सिंबल्स होते हैं धार्मिक सिंबल्स जो है जैसे ओम हो गया, ठीक है, ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करने लग गए आप लोग just to collect the followers of a particular religion and mobilize them on religious lines. तो थर्ड फॉर्म ये हो गया। और फोर्थ फॉर्म सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है कम्युनलिज्म की, जहां पे इट इज द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म विच इज कम्युनल वायलेंस, रायट्स, मैसेकर। कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट कर दी, डिवाइड तो क्रिएट कर दिया, अंत में क्या होगा, अंत में हिंसा होगी, दंगे होंगे, मारेंगे लोग, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को मारने लग जाएंगे रिलीजन के नाम पर। और बच्चों यही सेम चीज हुई थी इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था। तो इंडियन पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम पे बहुत ही बुरे कम्युनल राइट्स, कम्युनल दंगे जो हैं हम लोगों ने फेस करे थे, और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि कंट्री का विभाजन भी हुआ था। सो यस, ये सारे हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। तो सबसे पहला फॉर्म क्या बताया था, सबसे पहला फॉर्म है प्रेजुडिस क्रिएट करना, स्टीरियोटाइप क्रिएट करना, जहां पे आप जो दिमाग से चालू होता है, जहां पर आप ये मानने लग जाते हो कि आपका जो रिलीजन है इट्स सुपीरियर एंड बाकी सारे इंफीरियर हैं। दूसरी चीज है पॉलिटिकल डोमिनेंस क्रिएट करना मेजॉरिटी ग्रुप के लिए, और माइनॉरिटी ग्रुप जो कम्युनल माइंडसेट की होगी वो हमेशा सेपरेटिस्ट बात करेगी, अलग होने की बात करेगी। तीसरी चीज है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जहां पे आप रिलीजियस सिंबल्स, लीडर्स, इमोशनल अपील का इस्तेमाल करोगे एक रिलीजियस ग्रुप के लोगों को साथ में लाने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज, यहां पर जब हम कम्युनल राइट्स, वायलेंस और मैसेकर की बात करते हैं विच इज द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, और यहीं पर जो बात है वो हो जाती है खत्म। तो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। सेपरेट क्वेश्चन इस पे आता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम पढ़ेंगे अबाउट सेक्युलरिज्म। तो बच्चों जो सेक्युलरिज्म शब्द है उसका मतलब क्या होता है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो क्यों है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, व्हाट मेक्स अस अ सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर स्टेट की। तो हमने लास्ट क्लास तक ये देखा है, रिलीजन की बात करी है, कम्युनलिज्म की बात करी है, और ये भी देखा है कि अगर धार्मिक चीजें और अगर एक कम्युनल आइडियोलॉजी वाले लोग पॉलिटिक्स में चीजों को, धर्म को लाने की कोशिश करेंगे तो वो एक काफी नेगेटिव एक्सप्रेशन हो सकता है, जिससे कि एक बहुत मेजर डिवाइड क्रिएट हो सकता है। और फिर हमने फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म को भी देखा है, जो कि बच्चों आपकी सोच से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं, वायलेंस तक, मैसेकर तक, राइट्स तक। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, बट खुशी की बात यह है कि हमारा जो भारत देश है वो एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर होने का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष होना। तो एक्चुअली इनिशियली हमारी प्रीएम्बल में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, वहां पे सेक्युलर शब्द मेंशन नहीं था। बाद में इन 1976 थ्रू द 42nd अमेंडमेंट सेक्युलर शब्द को ऐड करा गया था। क्यों ऐड करा गया था, चलिए आपको बताते हैं। तो सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ द पावर ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पावर ऑफ द स्टेट। यानी कि बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है कि जो स्टेट रहेगा, जो गवर्नमेंट रहेगी वो अलग है, और जो धर्म है वो अलग है। मतलब कि तभी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप धर्म को पॉलिटिक्स में लेकर आओगे, कम्युनल आइडियोलॉजी के साथ चलोगे, तो फिर एक डिवीजन क्रिएट हो सकता है अलग अलग धर्मों के बीच में। दैट इज वाई सेक्युलर होने का ही मतलब ये है कि धर्म और राजनीति या फिर धर्म और जो सरकार है वो बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। देयर विल बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, सेपरेट होंगे दोनों चीजें। नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारे संविधान में किसी भी धर्म को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है। अब आप सोच रहे हो कि मैम ऐसा तो नहीं होता, बट ऐसा होता है बच्चों। जैसे पाकिस्तान के अंदर इस्लाम जो धर्म है उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जैसे हमने श्रीलंका को भी देखा था पावर शेयरिंग चैप्टर में, वहां पर क्या पढ़ा था हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था मेजॉरिटेरियन मेजर्स में कि स्टेट विल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर कर रहे हैं। बट इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी स्टेटस किसी भी रिलीजन को नहीं दिया जाता है। साथ ही में कोई ऑफिशियल रिलीजन हमारे देश का नहीं है। Constitution provides to all individuals, communities freedom to profess, practice, propagate any religion or not to follow any। साथ ही में हमारा संविधान सारे ही लोगों को ये एक खुली छूट देता है कि आप किसी भी धर्म में मान सकते हैं, किसी भी धर्म को फैला सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। और अगर आपका मन करे कोई भी धर्म नहीं मानना है, मुझे किसी भी धर्म को नहीं मानना है, तो यू आर ऑल्सो फ्री टू डू दैट, कि मेरे को किसी रिलीजन में मानना ही नहीं है, तो यू आर ऑल्सो फ्री टू डू दैट। ठीक है, तो प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसको फैला सकते हो, उसकी प्रैक्टिसेस में इंडल्ज कर सकते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना धर्म किसी पे थोप सकते हो। यू कैन नॉट इम्पोज योर रिलीजन ऑन समवन एल्स, या फिर
किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहे हो अपने रिलीजन में, ये सब नहीं कर सकते। तो सबके मन के अनुसार उसको जो रिलीजन मानना है वो माने, नहीं मानना नहीं माने, ठीक है, ऐसी आजादी सभी को दी गई है। साथ ही में हम यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, और भी चीजें यहाँ पर देखते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। साथ ही में अगर आप धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव करते हैं किसी के साथ भी, तो इस चीज को प्रोहिबिट करा गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान बोलता है कि आप धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसको टॉलरेट नहीं करा जाएगा। साथ ही में इट अलाउज स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। तो हम यही बोल रहे हैं कि हमारे संविधान में बच्चों, अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि सेक्युलरिज्म का मतलब ही है कि स्टेट पावर और रिलीजन दो सेपरेट चीजें रहेंगी, दो बहुत अलग चीजें रहेंगी। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी आफतें आ जाती हैं कि जब हमारे स्टेट को या फिर हमारी गवर्नमेंट को रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन करना पड़ता है, घुसना ही पड़ता है। अब ऐसी क्या सिचुएशन आ जाती है, तो यार देखो, जैसे अब धर्म के नाम पे अगर ट्रिपल तलाक जैसी कोई चीज हो रही है, तो वहां पे आप चुप्पी धर के तो बैठ नहीं सकते कि धर्म के नाम पे जो होगा, किसी का बलिदान दिया जा रहा है, बलि दी जा रही है, बैठे हो चुपचाप कि अरे धर्म के नाम पे हम तो इंटरवीन नहीं कर सकते। नहीं, तो अगर कोई गलत चीज हो रही है जहां पे लोगों के जो एसेंशियल राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, किसी के साथ गलत किया जा रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट करा जा रहा है किसी के साथ धर्म के नाम पर, तो वहां पर द स्टेट विल हैव टू इंटरवीन एंड चेक कि भाई उस चीज को ठीक करना है हमको, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट रहता है कि स्टेट पावर और रिलीजन बिल्कुल अलग है, बट अगर रिलीजियस मैटर्स के थ्रू किसी को परेशानी हो रही है, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, तो वहां पे स्टेट इंटरवीन करेगा और उस चीज को ठीक करेगा। आई होप ये बात बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है। साथ ही में लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली नेसेसरी तो है, बट उससे जरूरी नहीं है कि आप रोक लोगे पूरे 100% कम्युनलिज्म को। नेसेसरी है बट काफी नहीं है, जरूरी है पर काफी नहीं है। बहुत से लोग फिर भी कम्युनल टेंडेंसीज के अब हैं तो हैं, सोच वैसी है तो है, तो उसमें आप रोक नहीं सकते किसी को भी, ठीक है। सो आई होप बात बिल्कुल बिल्कुल सभी को क्लियर हो गई है। और यहाँ पर बच्चों आप लोग देख ही सकते हैं, दिस चेयर इज फॉर द सीएम डेजिग्नेट टू प्रूव हिज सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रॉकिंग। तो बेसिकली लिखा गया है कि आप देख ही सकते हो सारे अलग अलग रिलीजियस सिंबल्स को लगा दिया गया है, एक तरीके से वो दर्शा रहे कि जो सीएम है ना हमारे वो काफी सेक्युलर है, लेकिन लिखा है कि देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रॉकिंग। तो ये एक रॉकिंग चेयर है, जैसे आगे पीछे होती रहती है, तो बहुत रॉकिंग होगी, बिकॉज ऑब्वियसली धर्म एक साथ सारे सबको इक्वल वो देना तो काफी दिक्कत की बात है, ऐसा होता नहीं है ना। तो ये सब शो कर रहे हैं, अब है कि नहीं है पता नहीं, तो वाली चीज है। तो बड़ा एक फनी सा कार्टून बना हुआ है। और इसी के साथ बच्चों मुझे आप लोग बताइए कि इज सेक्युलरिज्म लाइक वेरी वेरी नेसेसरी, शुड इट बी अ प्रिंसिपल इन एवरी कंट्री, या फिर सिर्फ हमारे देश में है तो ठीक है, और देशों में भी तो रिलीजियस बेसिस पे डिफरेंसेस होते हैं, डिस्टिंक्शंस होते हैं, तो क्या हर देश को एक सेक्युलर देश होना चाहिए? और क्या कुछ लोगों के सेक्युलर बनने से बाकी लोगों का जो कम्युनलिज्म है वो खत्म हो जाता है? तो ऐसा भी नहीं होता है, राइट। तो ये सारी चीजें सोचने वाली है, काफी ज्यादा हम लोगों को आसपास भी अपने देखने को मिलती हैं। डेफिनेटली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न व्हेन पीपल मूव विद अ कम्युनल टेंडेंसी, बट यस लेट अस लीव आवर डिस्कशन थ्रू लाइक टू दैट। एंड जो भी सेक्युलरिज्म का पूरा आइडिया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैंने आपको समझा ही दिया है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो हाँ जी, अब जरा हम लोग अपने इस चैप्टर के थर्ड डिफरेंस और जो डिफरेंस डिवीजन क्रिएट करता है उस पर आ चुके हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों को याद हो, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए वैसे तो, हमने इस चैप्टर में बच्चों दो बारे में बात करी है। सबसे पहली बात थी जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में, जहां पर हमने देखा कि जो मेल और फीमेल के बीच का डिस्टिंक्शन होता है, डिफरेंसेस होते हैं, उस चीज को मतलब वो चीज डिवीजन कैसे क्रिएट करती है और उस चीज को पॉलिटिक्स में कैसे व्यक्त करा जाता है। जहां पर हमने देखा था कि जब जेंडर पॉलिटिक्स में व्यक्त करा जाता है तो वो चीज काफी पॉजिटिव रही है, क्योंकि उस वजह से महिलाओं को जो अधिकार है मर्दों के समान वो अधिकार मिले हैं। दूसरी चीज हमने जो बात करी थी वो थी रिलीजन की, यानी कि धर्म की, और हमने ये देखा था कि जब धर्म को पॉलिटिक्स में व्यक्त करा जाता है तो वो काफी गलत रहता है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा डिवीजन क्रिएट होता है। हमने कम्युनलिज्म के फॉर्म्स को पढ़ा था और अंततः हमने ये देखा था कि रिलीजन के बेसिस पर अगर पॉलिटिक्स खेली जाएगी या पॉलिटिक्स में अगर रिलीजन आ जाएगा तो फिर क्या होगा? वायलेंस होगी, दंगे होंगे, मैसेकर होंगे धर्म के नाम पर, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग फॉर एनीवन, फॉर एनी कंट्री। लोगों की जान जाएगी। तो वो वाली चीज साइड में रखते हैं और अब हम आ गए हैं कास्ट पर। कास्ट यानी कि जाति, जो कि बच्चों एक ऐसा डिफरेंस है विच इज यूनिक इन इंडिया ओनली, है ना। इट इज लिमिटेड टू इंडिया, यूनिक।
और एक बहुत यूनिक डिफरेंस है। अब इसमें बड़ी खुश होने की बात नहीं है कि वाह सिर्फ इंडिया में कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बल्ले बल्ले, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, दुख की ही बात है, ठीक है। सो नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये देखना है कि जो कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस होते हैं ये एक तरीके से सोसाइटी में क्या करते हैं, सोसाइटी में डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं कास्ट के बेसिस पर, और उसी के साथ साथ ये जो कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस हैं आज तक रेलेवेंट हैं कि नहीं है, और अगर इन्हें पॉलिटिक्स में व्यक्त करा जाता है तो वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो उसको जब आप व्यक्त करोगे क्या वो चीज सही रहेगी या गलत रहेगी, ये भी हमको देखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले आते हैं। सो अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। वाह, बहुत ही बढ़िया बात हो गई है, तो है ना, कोई बढ़िया बात नहीं है। तो बोला जा रहा है जेंडर और रिलीजन तो ऐसे डिफरेंसेस हैं जो दुनिया भर में पाए जाते हैं, पर कास्ट बेस्ड डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है और कहीं पर भी पाया नहीं जाता है। In most of the societies, occupations are passed on from one generation to another, but caste system is an extreme form of this. यार देखो, मैक्सिमम सोसाइटीज में, मैक्सिमम जगहों पर, समाज में क्या होता है कि घर में जो काम चल रहा होता है, मतलब घर में जो काम चल रहा है मतलब कि आपके फादर जो चीज करते हैं कहीं ना कहीं वो ऑक्यूपेशन बच्चा भी करने लगता है ना। कि मेरे पापा किसान है अगर, तो मैं भी कल को किसान बन गया, कि मेरे पापा बिजनेसमैन है तो मैं भी उस बिजनेस को संभालने लग गया, है ना। तो वाली चीज तो होती है। ऑक्यूपेशंस ऑब्वियसली आपके जो फादर होते हैं, जो बड़ी जनरेशन है उससे दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती रहती है, बट कास्ट सिस्टम इस चीज का एक एक्सट्रीम फॉर्म है, जहां पर बच्चों क्या करा गया, सोसाइटी को अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण, और वो भी एक हायरार्की में। हायरार्की मतलब एक ऊंची जाति, कुछ से नीचे जाति, तो ऐसे आपने हायरार्की में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, और ये तो चलो कास्ट सिस्टम में आते थे। कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनको कास्ट सिस्टम में इंक्लूड भी नहीं करा गया, जिनको अनटचेबल्स बोलते थे, ठीक है बच्चों। उनको तो ये तक दर्जा नहीं दिया गया कि आपको हम कास्ट सिस्टम में शामिल तक कर रहे हैं। उनका जो टच था उसको बहुत इम्प्योर माना जाता था कि अगर अनटचेबल ने किसी चीज को छू दिया है तो वो चीज इम्प्योर हो गई है ना। लोग उनको जो ऊंची जाति के होते थे वो देखते भी नहीं थे उनकी तरफ, और उनके टच को ऐसा मानते थे कि उनके टच से चीजें पल्यूट हो जाती हैं। जिन जगहों पे, जिन मंदिरों पे, जिन कुओं से जाके जो ऊंची जाति के लोग हैं अगर वो पानी वानी भरते थे तो वहां पे इन जातियों को आने भी नहीं देते थे, अलाउ भी नहीं करते थे, मंदिर में नहीं घुसने देते थे, पब्लिक जो भी चीजें होती है उनको यूज नहीं करने देते थे। सो इट वॉज अ वेरी वेरी एक्सट्रीम सिस्टम, जहां पे कहीं ना कहीं जाति के बेसिस पे बहुत गलत भेदभाव हुआ करता था। ऑक्यूपेशन वाला एक्सट्रीम फॉर्म इसमें ले लिया था कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के परिवार में जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण ही बन सकता है, कुछ और नहीं बन सकता। काफी रिजिड सिस्टम था, ठीक है। सो दिस वाज द कास्ट सिस्टम, दीज वर द कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस जो बहुत पहले से चालू हो गए थे। इन दिस सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन डिवीजन वाज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स। तो आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने, मतलब अगर क्षत्रिय परिवार में आप पैदा हो गए तो आपको लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी, है ना, आपको वॉरियर ही बनना पड़ेगा। ब्राह्मण खानदान में पैदा हो गए तो ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी वेरी एक्सट्रीम फॉर्म, रिचुअल्स प्रैक्टिस करने पड़ते थे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम सबको पता है कास्ट सिस्टम के बारे में, ओके। इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनको कास्ट सिस्टम में शामिल भी नहीं करा गया था, जैसे कि जो अनटचेबल्स माने जाते थे। उन आउटकास्ट ग्रुप्स को तो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करा जाता था। जैसे मैंने आपको बताया, पब्लिक वेल्स हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गई, टेम्पल्स हो गए, वहां पर उनको घुसने भी नहीं दिया जाता था। उनके टच से ऐसा माना जाता था कि चीजें पल्यूट हो गई हैं, इम्प्योर हो गई हैं। सो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करा जाता था। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ऑब्वियसली बचा पार्टी, ये जो कास्ट हायरार्की है, ये जो कास्ट बेस्ड डिवीजन है, जब लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं, शहरीकरण होता है ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हटने लगती हैं, क्योंकि लोग समझदार हो गए, वृद्धि हो गई दिमाग की, राइट। तो देखिए, विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब आर्थिक रूप में हम लोग विकास करते हैं, साथ ही में लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने लगता है, लिटरेसी बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ती है, लोग पढ़ने लिखने लगते हैं, दिमाग विकसित होता है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होती है कि लोग एक ऑक्यूपेशन को छोड़ के दूसरी भी प्रैक्टिस करने लग गए, एंड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ये जो कास्ट हायरार्की बन रखी थी वो टूट कैसे रही है, या हाउ इज इट ब्रेकिंग डाउन, या लाइक उसमें डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं, उसमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं, तो आपके सारे रीजंस लिख सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होना, लिटरेसी का बढ़ना, एजुकेशन का बढ़ना, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, दीज आर सम ऑफ द रीजंस ड्यू टू विच द कास्ट हायरार्की इज ब्रेकिंग डाउन। ऑब्वियसली पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, बट हाँ डेफिनेटली हम बहुत आगे आ चुके हैं, उतना डिस्क्रिमिनेशन तो अब नहीं होता।
Constitution of India prohibited any caste-based discrimination, laid the foundations of policies to reverse the injustices of the caste system. बच्चों हमारे भारत का संविधान जो कि सबके दादाजी हैं, है ना, यही बोलती हूँ ना मैं, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन। उसके अंदर ये बोला गया है कि कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है। अगर आप कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हो पकड़ लिए जाओगे, क्योंकि वो कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। तो प्रोहिबिट करा गया किसी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को। और साथ ही में बच्चों ऐसी पॉलिसीज लाई गई जिससे कि जो इनजस्टिसेस हमारी निचले कास्ट को हुई थी, है ना, उन सारी कास्ट बेस्ड ग्रुप्स को हुई थी, जो भी इनजस्टिस का क्या मतलब होता है कि अन्याय जो उनके साथ हुआ था, उन सारी चीजों को रिवर्स करा जा सके। मतलब उस अन्याय की जगह पर उनको और थोड़ी फैसिलिटीज दी जाए ताकि आप वो सारी चीजें मिटा सको। जो पास्ट में हो गया ठीक है, अब नहीं होगा। अब हम जितनी हमसे भूल हो गई उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आप सभी को पता है कि आज के टाइम पर जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन सभी को रिजर्वेशन दी जाती है बच्चों, है ना। तो रिजर्वेशन इज अ मींस, एक ऐसी पॉलिसी लाई गई रिजर्वेशन की पॉलिसी जहां पर उनको जो है सीट्स मिलती है, एक तरीके से उनको प्रायोरिटी मिलती है, थोड़ी आसानी मिलती है टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स, टू गेट इनटू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, तो उनको एक इक्वल ग्राउंड पे लाने के लिए, बाकी लोग यहाँ थे ना वो पीछे रह गए, तो उन्हें इक्वल ग्राउंड पे लाने के लिए ऑल दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू देम। ऐसा नहीं कि उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करके हम उनको और आगे भेज रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो पीछे रह गए हैं, उनको बाकी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, एक इक्वल ग्राउंड क्रिएट करने के लिए दे आर बीइंग गिवन सच फैसिलिटीज, दे आर बीइंग फेवर्ड इफ यू माइट से सो। ठीक है, ये लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं ना कि इनको फेवर करा जा रहा है, नहीं, फेवर भी क्यों करा जा रहा है, क्योंकि उन्हें इक्वल ग्राउंड पे लाना है, इक्वालिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए फेवर करा जा रहा है, किसी गलत चीज की वजह से फेवर नहीं करा जा रहा। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर ये तो पीछे चले गए, हम आगे चलते हैं। देखिए, yet the untouchability has not ended completely despite the constitutional prohibition। हमारा संविधान ना पूरे तरीके से उसको प्रोहिबिट करता है, पूरे तरीके से उसको रोकता है, लेकिन फिर भी जो अनटचेबिलिटी है वो आज भी खत्म नहीं हुई है ना। तो आप कुछ लोगों को अछूत मानते थे, वो चीज आज भी खत्म नहीं हुई है। मतलब कि बच्चों ऑब्वियसली हम लोग ये शहरों में नहीं देखते हैं, हमारे आसपास हमको ये देखने को नहीं मिलता है, नहीं हम लोग इन चीजों में इंडल्ज करते हैं अपने आप को, लेकिन आज भी कुछ ऐसे हिस्से हैं बहुत पिछड़े हुए जहां पर ये चीजें अभी भी चलती हैं। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्टेटस। लोगों के जो इकोनॉमिक स्टेटस है कि कितना पैसा नहीं, उससे भी काफी ज्यादा लिंक्ड है कास्ट। तो देखो इस तरीके से एक डिविजन होता था। ऐसा माना जाता था कि जो ब्रह्मा जी हैं उनसे कास्ट ओरिजिनेट हुई है, कि उनका जो ये मस्तक है यहाँ से ब्राह्मण्स बने हैं, क्षत्रिय से हाथ से, वैश्य जो है ऐसे थाई से, शूद्र पैर, तो वही हायरार्की आपने यहाँ पे सेट कर दी। और देखिए ब्राह्मण्स जो है वो प्रीस्ट और टीचर बनते थे, मतलब दैट वाज द ऑक्यूपेशन दैट दे हैड टू प्रैक्टिस, उसके अलावा कुछ नहीं। क्षत्रिय वॉरियर्स और रूलर्स हैं, वैश्यस जो है वो फार्मर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, और शूद्रस जो है वो लेबरर्स। दलित्स और आउटकास्ट को कास्ट सिस्टम में भी जगह नहीं दी गई। ये जो आउटकास्ट ग्रुप्स थे, ये स्ट्रीट स्वीपर्स, लैट्रिन क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर होते थे, मतलब जो झाड़ू मारेंगे सड़कों पर। तो सबसे जो मतलब मानी जाती है ना, जो सबसे ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसको सबसे नीच माना गया है, मतलब वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों एक कास्ट बेस्ड डिविजन, एक कास्ट बेस्ड हायरार्की को क्रिएट करा गया था। अब हम अगली क्लास में, हमने यहाँ कास्ट के बारे में तो पढ़ लिया है और ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लग रहा है अभी तक पढ़कर, लेकिन बच्चों अब हम देखेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। राजनीति में जब जाति को लाया जाता है तो क्या होता है। तो एक्चुअली हम अपने जो थर्ड डिफरेंस है, जो डिवीजन क्रिएट करता है कास्ट, उस टॉपिक पर तो आ गए हैं। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कि असल में कास्ट और पॉलिटिक्स का क्या लेना देना है, कास्टिज्म क्या होता है। कास्टिज्म क्या होता है, जब आप कास्ट को ही सब कुछ समझने लगते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसी के साथ हमने ये भी देखा था कास्ट सिस्टम क्या था। कास्ट सिस्टम अगर पॉलिटिक्स में व्यक्त करा जाएगा, पॉलिटिक्स में लाया जाएगा तो वो गलत होगा, सही होगा। वैसे अभी वहां तक भी नहीं बढ़े हैं हम, बट हाँ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कास्ट सिस्टम के बारे में और ये सारी चीजें हमने देखी थी लास्ट क्लास में। अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं बात करने के लिए कि अगर कास्ट पॉलिटिक्स में आ जाएगी, राजनीति में जातिवाद को ले आओगे तो क्या होगा। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज नोन एज कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है।
कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो बेसिकली बच्चा पार्टी, कास्टिज्म का मतलब ही होता है कि जब आप ये समझने लगते हो कि कास्ट से ही समाज बना है, ठीक है, कास्ट इज द बेसिस। जैसे कम्युनलिज्म में लोग समझ रहे थे कि रिलीजन इज द बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, कि धर्म से समाज बना है, यहां पर वही सेम चीज है बट यहाँ पे कास्ट हो गई, ठीक है। तो कास्टिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसा बिलीफ है जहां लोग ये समझने लगते हैं कि जाति से ही समाज बना है, मतलब जाति ही हमारी सब कुछ है, ठीक है। उसी के साथ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। किस किस तरीके से अलग अलग फॉर्म कास्ट लेता है, चलिए ये भी देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कास्ट सिस्टम के चलते कैसे जो है लोगों के बीच में एक हायरार्कियल डिवीजन क्रिएट करा गया था, और साथ ही में कुछ तो ऐसे ग्रुप्स थे जिनको उसमें शामिल भी नहीं करा गया था, विच वर द आउटकास्ट ग्रुप्स। लेकिन समय के साथ चलते चलते इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और इन सारी चीज़ों की वजह से जो कास्ट सिस्टम है वो ब्रेक डाउन होने लगा है, राइट। बट स्टिल बच्चों हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि कास्ट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल की जा रही है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, while choosing candidates for elections, the political parties consider the taste composition of the voters to win support. मतलब कि इसका टेस्ट कॉम्पोजिशन छोड़ दो, ठीक है। बात कुछ ये हो रही है कि यहाँ पर जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कोई कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा कर रही है, तो सबसे पहले वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जांचेगी, परखेगी कि यहाँ पे कौन से कास्ट ग्रुप के लोग रहते हैं, ठीक है। तो सपोज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी ए, यहाँ पे सपोज पता चलता है कि यार ज्यादा एक मतलब कास्ट ग्रुप है, कोई भी कास्ट ग्रुप हम ले सकते हैं, जैसे कि राजपूत, ठीक है, राजपूत ले लेते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी जो है राजपूत वोटर्स रहते हैं, मेजॉरिटी यहाँ पे राजपूत वोटर्स की है। तो अब क्या होगा, पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी भी खड़ा कर देगी राजपूत कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी भी राजपूत कैंडिडेट, ठीक है, समाजवादी पार्टी है वो भी राजपूत कैंडिडेट, पता नहीं उनके पास राजपूत कैंडिडेट होगा कि नहीं, बट हाँ ठीक है। तो सारी पार्टीज अपना जो है राजपूत कैंडिडेट खड़ा कर देंगी, ठीक है, होगा कि नहीं होगा ऐसा, ऑब्वियसली। तो कास्ट कॉम्पोजिशन पार्टीज देखेंगे, जिस कास्ट के ज्यादा लोग, ज्यादा वोटर्स मौजूद होंगे, उस कास्ट ग्रुप का जो इंसान है वो वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा कर देंगे। ओके ना, when governments are formed, political parties take care that representatives of the different caste find place in the government. जब सरकार भी बनती है तो सरकार बनने में भी पॉलिटिकल पार्टीज ये ध्यान रखती हैं कि अलग अलग कास्ट ग्रुप के लोग उस सरकार का हिस्सा बने, ताकि ज्यादातर जो जातियां हैं वहां से उनको समर्थन मिल सके, वहां से उनको सपोर्ट मिल सके। अगर आप एक ही कास्ट ग्रुप के लोग अपनी पार्टी में रखोगे, पावर में लाओगे, तो फिर आपको एक ही कास्ट से सपोर्ट मिलेगा ना। तो इसलिए वो थोड़े वेरिड अलग अलग मिनिस्टर रखते हैं कि ये मिनिस्टर इस कास्ट का, ये मिनिस्टर इस कास्ट का, तो डाइवर्सिफाई करके रखते हैं ताकि हर कास्ट ग्रुप का जो सपोर्ट है वो जीत सके। साथ ही बच्चों यहां पर हम देखते हैं आगे तीसरी चीज क्या होती है, दे मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू विन वोट्स। कभी कभी बच्चों पार्टीज लोगों के जो कास्ट सेंटिमेंट्स होते हैं उनको भी अपील करती हैं वोट हासिल करने के लिए, जैसे कम्युनलिज्म में हो रहा था। कम्युनलिज्म में क्या था, लोग जो है धार्मिक चीज़ें जैसे पंडित हो गए या फिर धार्मिक जो सिंबल्स होते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे वोट्स जीतने के लिए। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करी जा रही है, बट यहाँ पे कास्ट का इस्तेमाल करा जा रहा है, लोगों के सेंटिमेंट्स, जो कास्ट सेंटिमेंट्स उनको अपील करा जा रहा है वोट जीतने के लिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कास्ट को फेवर करती हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी लेकर आती है, तो कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी भी देखने को मिलती है। लास्ट चीज है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote कंपेल पॉलिटिकल लीडर्स टू ब्रिंग कास्ट सेंटिमेंट्स इनटू द पॉलिटिक्स टू मास्टर सपोर्ट। तो यार देखो हर किसी के पास एक ही वोट है ना, 1 person 1 vote की चीज है ना। तो अगर कोई 3 कास्ट है अलग, हर बंदा जो है हर कास्ट के पास बराबर वोटिंग राइट है। दैट इज वाई बोले जा रहे हैं कि जो 1 person 1 vote का सिस्टम है और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जहां पे हर इंसान जो कि 18 साल से ऊपर है उसके पास वोटिंग राइट है, इस वजह से भी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं कास्ट सेंटिमेंट्स को लेकर आई हैं सपोर्ट हासिल करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हर जाति के पास बराबर किस्म के राइट्स हैं, सबके पास एक ही वोट है, हर वोट की एक ही वैल्यू है और सभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत वोट करने के लिए बिल्कुल एवरीवन इज लीगल। तो फिर कास्ट सेंटिमेंट्स को इसलिए भी पॉलिटिक्स में लाया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि कास्ट को लाया जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। बट अब ये चीजें पढ़ के ना हमें ऐसा लगने लगेगा कि यार क्या पॉलिटिक्स और कास्ट मतलब सेम ही चीज है, यही सब चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है क्या? तो ऐसा भी नहीं है। Politics is not just about caste. Okay, remember this. Seems like elections are all about caste, nothing else, but this is far from true. बच्चों कोई कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन नहीं जीत सकता। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए मतलब जीत तो जाएंगे बट ज्यादा, अगर जीत भी जाएंगे ना तो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। मैं बताती हूँ क्यों। देखो, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ 1 single caste.
कोई भी भारत देश के अंदर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर हमें ये दिख जाए कि किसी कास्ट ग्रुप की क्लियर मेजॉरिटी है, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको अलग अलग कास्ट ग्रुप के लोग मिल जाएंगे और किसी भी एक कास्ट की क्लियर मेजॉरिटी आपको नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये मुश्किल हो गया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो कास्ट कॉम्पोजिशन देखकर अपना कैंडिडेट उतार दे, क्योंकि वहां पर तो अलग अलग कास्ट ग्रुप के लोग हैं ना, तो एक उतार भी दोगे तो भी जरूरी नहीं है कि उसको वोट मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि सारे जो वोटर्स है किसी कास्ट या कम्युनिटी के, सारे वोट्स कोई भी पार्टी अकेले नहीं जीत सकती। मैं बताती हूँ कैसे। सपोज जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, चलो यार एक तो बात क्लियर हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी है, राजपूत वोटर्स के। अभी आपको ये तो पता चला कि क्लियर मेजॉरिटी किसी की नहीं होती, मतलब हो सकता है कि ये लोग 30% मौजूद हो, बाकी लोग भी 10% 20% और कास्ट ग्रुप्स भी मौजूद है, तो क्लियर मेजॉरिटी तो किसी कास्ट ग्रुप की नहीं है। तो अगर आप इस मेजॉरिटी के बेसिस पे, जो हल्की फुल्की मेजॉरिटी है उसके बेसिस पर भी अपना कैंडिडेट उतारोगे, तो कांग्रेस ने भी वही उतार दिया, बीजेपी ने भी राजपूत कैंडिडेट उतार दिया, कोई तीसरी पार्टी उसने भी वही राजपूत कैंडिडेट उतार दिया, तो यार जो राजपूत वोटर्स होंगे उनका वोट, अगर कांग्रेस सोचेगी कि सारे राजपूत वोटर्स मेरे कैंडिडेट को वोट देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। उन राजपूत वोटर्स का भी वोट इन तीनों कैंडिडेट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ वही बात हो रही है, पहली बात तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी कास्ट ग्रुप की क्लियर मेजॉरिटी तो है ही नहीं। और अगर किसी को आप ये भी देख रहे हो कि यार थोड़ी बहुत संख्या में लोग ज्यादा भी हैं दूसरों के कंपैरिजन में, तो भी हर पार्टी वही कास्ट ग्रुप का अगर कैंडिडेट उतार देगी तो किसी एक को सारे वोट्स नहीं मिल जाएंगे उस कास्ट ग्रुप के, वो वोट्स भी सभी कैंडिडेट्स में बट जाएंगे। ये भी राजपूत है, ये भी राजपूत है, ये भी राजपूत है, तीनों में बट जाएंगे वो वोट्स, है ना, किसी एक को थोड़ी ना मिलेंगे। तो यही बात हो रही है। साथ ही में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी सेम कास्ट से, वही यही वाली बात, सेम कास्ट के ही लोगों को उतार देंगे, कैंडिडेट्स को उतार देंगे। और देखो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में बहुत बारी जो सिटिंग एमपी या एमएलए होता है, जो कि जीता हुआ एमपी या एमएलए होता है, वो हारता भी। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई परमानेंट विनर है, कि कोई परमानेंट लूजर है कि आज जीत गया तो हमेशा जीतता ही रहेगा या आज हार गया तो हमेशा हारता ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है। एक डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करी गई है ओवर द टाइम पीरियड कि जो इंसान जीतता है वो कभी हारता भी है और जो हारता है वो कभी जीतता भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो जीता वही सिकंदर, ऐसी कोई चीज डेमोक्रेसी पे नहीं होती है। ताज जो है वो बदलता रहता है। तो इस वजह से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कास्ट के बेसिस पे अगर कोई जीत भी रहा है ना, अगर एक बार जीत भी गया तो जरूरी नहीं है कि बार बार ही जीतेगा। ठीक है, लास्टली वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। और साथ ही में लास्ट में एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझनी, कि बच्चों लोगों की डेफिनेटली अपनी कास्ट से, अपनी कम्युनिटी से, अपने समुदाय से अटैचमेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो लोगों की अटैचमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होती है, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ होती है। तो लोग उस पार्टी को देखकर वोट देते हैं, ना कि कास्ट को देखकर, ज्यादातर लोग। ठीक है, ज्यादातर लोग। तो इन सब पॉइंटर से हमें यह पता चलता है कि ऑल्दो पीपल, सम पॉलिटिकल पार्टीज माइट ब्रिंग कास्ट इनटू प्ले, दे माइट ब्रिंग कास्ट टू गैदर वोट्स, बट अल्टीमेटली कास्ट, मतलब पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट, है ना। आप कास्ट को ले भी आओगे तो भी जरूरी नहीं है कि जीत जाओगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन पॉइंटर्स के बाद हमें पता चलता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कास्ट, ऑल्दो कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सम पार्टीज टू गैदर सपोर्ट, टू मस्टर सपोर्ट, बट स्टिल इट डज नॉट डिसाइड द एंड रिजल्ट। उससे कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता है कि हाँ कास्ट के बेसिस पे तो ये जीत ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स इन कास्ट, दो चीजें हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी विच वाज कास्ट इन पॉलिटिक्स, जहां पर हम ये समझ रहे थे कि कास्ट क्या भूमिका निभाती है राजनीति में, मतलब राजनीति में कास्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है वोट्स को गैदर करने के लिए, सपोर्ट हासिल करने के लिए, जीतने के लिए। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट में पॉलिटिक्स, मतलब कि बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स के अंदर ही राजनीति हो रही है और कैसे वो कास्ट ग्रुप्स प्रेरित हो रहे हैं पॉलिटिकल अरेना में आने के लिए ड्यू टू ऑल दिस राजनीति। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। देखिए, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल अरेना, मतलब पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। कास्ट आइडेंटिटीज, जो लोगों की अपनी जाति की पहचान है, उसको इन्फ्लुएंस करती है और उनको पॉलिटिक्स में लेकर आती है। देखो कैसे। सो इट इज नॉट जस्ट द पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, बट इट इज ऑल्सो द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
पॉलिटिक्स में ही कास्ट को ले जाया जा रहा है, बट कास्ट के अंदर तक भी पॉलिटिक्स घुस गई है, कास्ट भी पॉलिटिसाइज हो रही है। एंड व्हाट आर द सेवरल फॉर्म्स ऑफ दिस, लेट्स लुक एट इट। सबसे पहली चीज, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट द नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। अभी क्या है ना, हर कास्ट ग्रुप बच्चों अपने आप को और बड़े से बड़ा बनाना चाहता है, तो जो आजू बाजू वाली सब कास्ट है, दूसरे कास्ट ग्रुप से, उनके साथ मिल जाएगा और एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लेगा, ताकि इस ग्रुप का सहारा लेके, समर्थन हासिल करके हम लोग राजनीति में लड़ सके। ठीक है, पिछले वाले में आप क्या कर रहे थे, आप पॉलिटिक्स में कास्ट लेकर जा रहे थे, यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप कास्ट में ही पॉलिटिक्स ले आए, कास्ट में ही पॉलिटिक्स लाए, मतलब आप दूसरे कास्ट ग्रुप्स के साथ अलाइन कर रहे हो, आप दूसरी सब कास्ट को अपने कास्ट ग्रुप में शामिल कर रहे हो, अपने कास्ट ग्रुप को बड़ा से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि उससे आप पहले से ही बहुत से लोगों का सपोर्ट जीत लो। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी बहुजन समाज पार्टी, जो कि बच्चों बीएसपी जिसको हम बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी ना बेसिकली उससे ना बहुत सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज, दलित्स, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अलग अलग इन कास्ट ग्रुप्स को साथ में मिला लिया था और बोला कि जितना शोषित समाज है, जितने शोषित सेक्शंस हैं ऑफ द सोसाइटी, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं, हम सबको पावर दिलवाना चाहते हैं। सो व्हाट इट हैज डन बेसिकली, इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट में कैसे पॉलिटिक्स हुई है कि वहां पे सारे कास्ट ग्रुप्स को आपस में मिला लिया गया है और ये बोला गया है कि ये जो पार्टी है, दिस विल वर्क फॉर ऑल द माइनॉरिटीज, ऑल दोज कास्ट विच हैव बीन डिप्राइव्ड, जो इतने टाइम से एक्सप्लॉयटेशन झेलते आ रहे हैं। सो बेसिकली इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस। देखिए, various caste groups required to enter into coalition with other caste communities, thus enter into a dialogue negotiation. New kind of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste groups. तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स एक तरीके से एक दूसरे के साथ कोalition में आ जाते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, ठीक है, एंड डायलॉग नेगोशिएट करके एक दूसरे के साथ, बिकॉज सबको पावर जीतनी है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स दैट सत्ता, दैट पावर, और उसके लिए कुछ भी करने को ये लोग तैयार हैं। अलग अलग कास्ट ग्रुप्स चाहे जिनके साथ इनकी बनती भी ना हो, कुछ ना हो, उनके साथ भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अलग अलग कास्ट ग्रुप्स, बड़े बड़े कास्ट ग्रुप्स आए हैं, जिसे नाम ही दे दिया गया कि ये बैकवर्ड कास्ट ग्रुप है, मतलब सारी बैकवर्ड कास्ट एक साथ आ गई, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप है। तो इस तरीके से अलग अलग कास्ट ग्रुप्स पॉलिटिकल अरेना में आए हैं जस्ट टू विन पावर। That is only the reason कि they are actually forming a coalition, they are entering into a dialogue, they are entering into a negotiation with other caste groups, making their caste group bigger and bigger and bigger, so that they can come into politics, gather the support of most of the people and win the elections. All right, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। दोनों क्वेश्चंस अलग से पूछे जा सकते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स भी, पॉलिटिक्स इन कास्ट भी, बट आपको बस याद रखना है कि दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। बट एक चीज तो हमने यहाँ पर बताई ही नहीं, और वो ये बात है कि बच्चों जब हमने कास्ट को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा तो क्या ये चीज पॉजिटिव थी या क्या ये चीज नेगेटिव थी? क्योंकि हमने देखा था कि जेंडर को एक्सप्रेस करना पॉजिटिव रहा, महिलाओं को अधिकार मिले। रिलीजन को एक्सप्रेस करना काफी नेगेटिव रहा, क्योंकि उससे कम्युनल माइंडसेट डेवलप होगा, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें होंगी। बट कास्ट को एक्सप्रेस करने से क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो इसका ना एक्चुअली दोनों इंपैक्ट पड़ते हैं, पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। कैसे रहता है चलिए देखते हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि डिसएडवांटेज कम्युनिटीज गेट पॉलिटिकल अटेंशन, दलित्स, ओबीसी कास्ट गेट बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। तो बहुत सारी बच्चों कास्ट ग्रुप्स पॉलिटिक्स में आई हैं, पावर जीतने से उनको एक बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, कल को डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी मिलेगी जीतने से, वो सारी चीजें। तो उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ पॉलिटिक्स में आकर, दे हैव पार्टिसिपेटेड डिसीजन मेकिंग में, उनको एक रोल मिला है। तो ये एक अच्छी चीज है कि अपलिफ्टमेंट जो है बहुत से कास्ट की वो पॉलिटिक्स के थ्रू हुई है। ठीक है, एक्सप्रेस करने से हुई है कास्ट को। पर नेगेटिव साइड क्या है? Politics based on caste identity alone is not a very healthy thing in a democracy. It can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पॉलिटिक्स जो कि कास्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड है, इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा हेल्दी है नहीं। एंड जो दूसरे इश्यूज हैं जैसे कि पॉवर्टी है, गरीबी के साथ साथ डेवलपमेंट है, विकास है, और करप्शन है यानी कि बेरोजगारी है, ऐसे इश्यूज से आपका फोकस डाइवर्ट करती है और कहीं ना कहीं सिर्फ कास्ट पर आपको
स्टक रखती है। तो जो बाकी अहम मुद्दे हैं देश के लिए, समाज के लिए, उन सब चीजों पे आप ध्यान देने की वजह सिर्फ कास्ट 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 करते जा रहे हो, तो वो एक बहुत नेगेटिव चीज है। बट हाँ, पॉजिटिव चीज ये है कि जो हमारी बैकवर्ड कास्ट है, क्लासेस हैं, उनको एक अपलिफ्टमेंट मिली है, उनको डिसीजन मेकिंग में मौका मिला है, रिप्रेजेंटेशन मिली है, दैट इज द पॉजिटिव साइड। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि द एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट हैज इट बिन पॉजिटिव और नेगेटिव, सो यू हैव टू राइट बोथ द थिंग्स, कि पॉजिटिव भी रहा है, किस मैनर में रहा है वो लिख देना, और नेगेटिव भी रहा है, किस मैनर में रहा है वो भी लिख दीजिएगा। तो इसके साथ अब हम फाइनली बोल सकते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। करेंगे सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, वो सभी चीजें हम इस क्लास में देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन जो कि आपकी बैक एक्सरसाइजेज में एनसीईआरटी में गिवन है, हर एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे बच्चों, और उसका क्या आंसर होना चाहिए ये भी मैं आपको बताती चलूंगी। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको किसी भी हालत में आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारे एनसीईआरटी का, जो कि क्या लिखा है, मतलब देखिए, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच विमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। तो वो कौन कौन से अलग अलग पहलू हैं जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव करा जाता है, उनका शोषण करा जाता है भारत देश में। तो बच्चों सबसे पहले तो लिटरेसी लेवल की हम बात करेंगे। लिटरेसी लेवल ऑल्दो हमारी कंट्री का काफी ज्यादा बेहतर हुआ है ओवर द इयर्स, बट अगर हम देखें कि मेन एंड विमेन का जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी लेवल है, उसमें काफी ज्यादा भेदभाव है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट फॉर वुमेन इज 65% अगेंस्ट 82% फॉर मेन। तो अगर कंपेयर करा जाए तो महिलाओं का लिटरेसी रेट काफी कम है आदमियों के कंपैरिजन में। दिस शोज दैट सिंस इंडिपेंडेंस गैप बिटवीन द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन विद रिस्पेक्ट टू लिटरेसी कैन नॉट बी फिल्ड। आजादी से लेकर अब तक इतनी सारी पॉलिसीज लाने के बाद महिलाओं के हक में और उनको एक इक्वल लेवल पे लाने के लिए स्टिल हम देखते हैं बच्चों कि अभी भी महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो अंतर है लिटरेसी रेट में, वो अभी तक बरकरार है। ऐसा क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स प्रेफर टू सेंड देयर बॉयज फॉर एजुकेशन, और लड़कियों को उतना ज्यादा भेजना प्रेफर ही नहीं करते, और अगर भेजते भी हैं तो फिर हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजते। ड्रॉप आउट रेट्स लड़कियों के बहुत ज्यादा होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, दे डोंट लाइक टू स्पेंड मनी on a girl's education. That's the whole thing. फिर हायर एजुकेशन की बात करें, कंपेयर करें परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑप्टिंग फॉर हायर स्टडीज आफ्टर स्कूल, इट इज लोअर फॉर गर्ल्स एज दे टेंड टू ड्रॉप आउट आफ्टर स्कूल्स. दिस इज बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट विश टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज ऑन अ गर्ल्स एजुकेशन विच इज क्वाइट एक्सपेक्टेड इन द बॉयज केस. तो यार अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एक लाइक नॉर्मल लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर भी दी, बट जब हायर लेवल की बात आती है तो वहां पर लड़कों पर पैसा खर्चना ज्यादा प्रेफर करते हैं माँ बाप, लड़कियों की हायर एजुकेशन पर पैसा खर्चना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि यार इनकी तो शादी ही करनी है, क्या करेंगे इतनी पढ़ाई लिखाई करके. ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का ज्यादा है, वही जो सेम चीज मैं आपको बता रही थी. तो हायर एजुकेशन में भी लड़कियों का परसेंटेज काफी कम देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू मेन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे थर्ड चीज है हाईली पेड जॉब्स. यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग इन हाईली पेड जॉब्स इज क्वाइट लेस, ठीक है, still smaller than that of men. On an average, Indian woman works 1 more hour more than an average man, yet much of her work is not paid and therefore not valued. यहाँ वही बात करी जा रही है कि although 1 घंटा ज़्यादा भी महिलाएं काम करती है, लेकिन फिर भी उनके काम को इतना दर्जा नहीं दिया जाता, इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है. लड़कों के काम को ज़्यादा अप्रिशिएट करा जाता है, और व्हाट वी विल से कि उनको ज़्यादा पे भी करा जाता है उस काम के लिए. सो दिस पे पैरिटी हैज़ बिन एग्जिस्टिंग, ऑलराइट. Yet much of her work is not paid, therefore not valued. ज्यादातर उनके काम को उतना पे भी नहीं करा जाता, ज्यादा वैल्यू भी नहीं करा जाता है, which is definitely a bad thing. और आप सभी को पता है ऐसा क्यों होता है. इसलिए नहीं है कि लड़कियां केपेबल नहीं है उस काम के, ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों उनको उतने स्किल्स ही नहीं प्रोवाइड करे जाते, उतनी प्रोफेशनल डिग्रीज ही नहीं प्रोवाइड करी जाती हैं कि वो उस लेवल पे ज्यादातर दिख सकें. तभी उनका जो शेयर है हाईली पेड जॉब्स में वो काफी कम है. साथ ही में इक्वल काम कर भी रही हैं जब लड़कियां लड़कों के साथ में, तो उनको बराबर पैसा नहीं दिया जा रहा था इक्वल काम का भी. दैट इज द रीजन कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आता है 1976 में, जहां पे ये बोला गया कि इक्वल पेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क, ठीक है. तो यहाँ ये बोल दिया गया कि अगर बराबर ही सब काम कर रहे हैं, तो अगर आदमी को उतना पैसा मिल रहा है तो औरत को भी सेम ही पैसा मिलना चाहिए बराबर काम का. However, in almost all areas of work from sports to cinema to factories and fields, women are paid less than men even when they both do the exactly the same work. तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है, स्पोर्ट्स, सिनेमा, फैक्ट्रीज, फार्म्स, हर जगह देख लो, हर सेक्टर में देख लो, चाहे महिलाएं सेम काम भी कर रही हैं आदमियों की तरह, लेकिन उनको फिर भी उस काम का भी पैसा कम दिया जाता है. तो एक पे पैरिटी एग्जिस्ट करती है, ऑल्दो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आ गया है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें दे आर हाईली डिसएडवांटेज. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद 1 एग्जाम्पल ईच. तो बच्चों यहाँ फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म हमको बताना है. वी ऑल नो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म. सबसे पहला फॉर्म जो कम्युनलिज्म लेता है दैट इज
जब यहाँ दिमाग से चालू होता है, जब आप किसी दूसरे के धर्म के अगेंस्ट कुछ प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हो, है ना, और ये मानने लगते हो कि आपका धर्म सबसे ज्यादा सुपीरियर है और बाकियों के जो धर्म है वो आपसे इनफीरियर है। ओके, एग्जाम्पल है मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप्स। हाँ, कि आपने एक अवधारणा बना ली कि यार ये वाला जो रिलीजियस ग्रुप है ना, दे हैव मिलिटेंट टेंडेंसीज, ठीक है, टेररिज्म से ये लोग रिलेटेड है। तो ऐसे से प्रेजुडिसेस आप लोग बनाकर रख लेते हो, जिसकी वजह से यू काइंड ऑफ स्टार्ट फीलिंग कि योर रिलीजियस ग्रुप इज सुपीरियर, द अदर पर्सन्स रिलीजियस ग्रुप इज इनफीरियर। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज यहां पर आती है क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ योर रिलीजन ओवर अनदर इन अ कम्युनिटी। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, इसी अगर कम्युनल टेंडेंसी से चलते हैं तो आप ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो कम्युनिटी है, यानी कि आपका जो धर्म है, वो पॉलिटिक्स पे भी हाथ जमा ले, वहां पर भी कब्जा बना ले, ताकि एक मेजॉरिटेरियनिज्म आ सके, जहां पर जो गवर्नमेंट है वो भी मेजॉरिटी की बने और मेजॉरिटी के लिए ही काम करे और बाकी माइनॉरिटीज को डिसरिगार्ड कर दे। वहीं पर जो माइनॉरिटी ग्रुप होगा जो कि कम्युनलिज्म से ड्रिवन होगा, वो ये चाहेगा कि वो कंट्री से अलग हो जाए, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज लाएंगे, वो अलग होने की बात करेंगे, अलगाववाद की बात करेंगे, तो वो सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिफ्ट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की जो लड़ाइयाँ होती है रिलीजन के बेसिस पर, वो एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरी चीज है मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स। तो पॉलिटिक्स में लोग जो है अपने ही धर्म के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, अपना सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं रिलीजियस लाइंस पर, यानी कि धार्मिक चीज़ों पर। तो यहाँ पर वही बात है कि सेक्रेड सिंबल्स का यूज़ करना, सेक्रेड लीडर्स जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका यूज़ करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करी जाती है। लास्ट में आता है कम्युनल वायलेंस, जो कि लास्ट फॉर्म होता है, सबसे घटिया फॉर्म होता है कम्युनल, अगर हम बोले कम्युनलिज्म का, कम्युनल पॉलिटिक्स का, जहाँ पे वायलेंस, राइट्स, मैसेकर, इट इज द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। एंड तो ये पार्टीशन के टाइम पर भी कम्युनल राइट्स हुए थे, यू कैन राइट दैट एज एन एग्जाम्पल। ऑल राइट, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कास्ट इनइक्वालिटीज आज कैसे कंटिन्यू हो रही है। तो बच्चों, कास्ट सिस्टम तो कब का हमने खंडित कर दिया, लेकिन फिर भी आज भी कास्ट के बेसिस पर जो असमानताएं हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं। ऐसा हमें कैसे पता चलता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मुताबिक एविडेंस इकट्ठी हुई है कि कौन कौन सी कास्ट इनइक्वालिटीज आज भी भारत में मौजूद हैं। तो देखिए, एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस, तो मंथली इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे इकोनॉमिक स्टेटस निकाला जाता है कास्ट ग्रुप्स का। और आज भी जो अपर कास्ट थी उनका इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर है, और दलित, आदिवासीज आर वर्स ऑफ, बैकवर्ड क्लासेस आर इन बिटवीन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर भी आपको वही सेम हायरार्की देखने को मिलती है कि जो अपर कास्ट थी वो ऊपर ही है सोसाइटी में और बाकी कास्ट है वो आज भी नीचे है। Although every caste has some poor members, the proportion living in extreme poverty below the poverty line is much higher for the lower caste and much lower for the upper caste, with the backward classes once again in between. यहाँ पे बात करी जा रही है, जब पॉवर्टी लाइन की आप बात करोगे तो पॉवर्टी लाइन में भी ज्यादातर लोग लोअर कास्ट के या जो बहुत ही पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके मौजूद हैं, अपर कास्ट के लोग काफी कम हैं। तो इन सब चीजों से हमें थोड़े जो एविडेंस है इससे पता चलता है कि आज भी कहीं ना कहीं वो कास्ट इनइक्वालिटीज मौजूद है, डिस्पाइट हमने बहुत सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस करे हैं, लेकर आए हैं इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, स्टिल देयर आर कास्ट इनइक्वालिटीज प्रेजेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं। 2 reasons that caste alone cannot determine the election results in India। 2 कारण देने हैं कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं दर्ज हो सकते हैं। तो ये बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहाँ पे किसी एक सिंगल कास्ट की क्लियर मेजॉरिटी हो, और हर पार्टी को पता है कि यार अगर कोई कास्ट थोड़े ज्यादा नंबर में तो हर पार्टी उस सेम कास्ट के लोगों को उतार देगा, कैंडिडेट्स को उतार देगा। और फिर जरूरी भी नहीं है कि हर कोई जो उस कास्ट ग्रुप का के मेंबर्स हैं वो किसी एक पार्टी के मेंबर को वोट करे, तो वोट्स डिवाइड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द कास्ट और कम्युनिटी। व्हेन पीपल से दैट द कास्ट इज वोट बैंक, इट यूजुअली मींस द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। साथ ही बच्चों, लोगों का जो पार्टी की तरफ जो होता है, हम बोल सकते हैं डिवोशन, वो ज्यादा होता है, कास्ट की तरफ अपना इतना नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ कास्ट अकेला जो है इलेक्शन रिजल्ट को डिटरमिन नहीं कर सकता है, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्शन रिजल्ट को डिटरमिन कराते हैं। एंड रूलिंग एमएलएज एमपीज हमेशा अपनी सीट हारते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई परमानेंट विनर ही बन जाता है। सो दैट ऑल्सो शोज कि कास्ट उतना ज्यादा भी कोई वो चीज नहीं है कि जो जिससे इलेक्शन रिजल्ट ही डिटरमिन हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट है इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडीज में, यानी कि बच्चों जब हम राजनीति की बात करते हैं और लोकसभा, राज्यसभा की बात करते हैं तो वहां पे महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन का क्या स्टेटस है। तो देखो यहाँ पे बताते हैं कि 10 लाख इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स रूरल, अर्बन, लोकल बॉडीज में तो मौजूद है, क्योंकि वहां पर आपने रिजर्वेशन कर रखी है, 1/3 सीट्स रिजर्व कर रखे हैं महिलाओं के लिए।
विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविस्ट डिमांड कर रहे हैं कि एक सिमिलर रिजर्वेशन एटलीस्ट 1/3 सीट्स लोकसभा स्टेट असेंबलीज में भी महिलाओं को दी जाए। और एक जो विमेन रिजर्वेशन बिल है विद दिस प्रपोजल हैज बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डेकेड। ठीक है, 10 साल से पेंडिंग है, नो कंसेंसस ओवर दिस इशू, बिल हैज नॉट बीन पास्ड। लेकिन यार देखो, ऑल्दो ये बिल डेफिनेटली पेंडिंग था, लेकिन हम क्या देखते हैं कि रिसेंटली, तो आप ये नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कि रिसेंटली आफ्टर 27 ईयर्स विमेंस रिजर्वेशन बिल जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था पार्लियामेंट में, उसको पास कर दिया गया है इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और इसके थ्रू 1/3 रिजर्वेशन जो है महिलाओं को प्रोवाइड करी जा रही है। सो अ वेरी हिस्टोरिक थिंग दैट हैज एक्चुअली हैपेंड। तो अभी पास हो गया है, बुक में थोड़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, पास हो गया है, लागू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये वाली चीज आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। भारत को एक सेक्युलर देश कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाती हैं, चलिए फटाफट से बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज, भारत देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। बच्चों, हमारे देश का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि हम किसी एक धर्म का नाम लेकर बोलते कि ये हमारे देश का धर्म है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो आपने जब पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा था कि किस तरीके से श्रीलंका में बुद्धिज्म को संविधान में मेंशन करके लिखा गया था कि जो गवर्नमेंट होगी वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, फॉस्टर करेगी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेगी। बट ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, साथ ही में किसी भी स्पेशल स्टेटस कोई भी धर्म को नहीं दिया जाता। हमारे संविधान द्वारा सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि सारे इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज हमारे देश में किसी भी धर्म में मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। और अगर कोई चाहता है कि मैं किसी भी धर्म को ना मानूं तो उसके लिए भी आप आजाद हो। मतलब इफ यू डोंट वांट टू फॉलो एनी रिलीजन यू आर आल्सो फ्री टू डू दैट। मत मानो यार, ठीक है, तुम पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर 7th क्वेश्चन है, जब हम जेंडर डिविजन्स की बात करते हैं तो व्हाट डू वी रेफर टू। मैंने बच्चों आपको बताया था कि जेंडर जो है ये चेंजेबल भी होता है एंड इट इज नॉट नेचुरल। ठीक है, याद रखिएगा, जेंडर हमेशा चेंजेबल होता है, इट इज नॉट नेचुरल। एंड जब हम जेंडर को रेफर करते हैं तो व्हाट डू वी रेफर टू, वी रेफर टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन विमेन। बिल्कुल भी नहीं, बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है सेक्स, है ना, सेक्स इज द बायोलॉजिकल डिफरेंस, कि आप पैदा कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ हुए हो, तो दैट डिटर्मिन्स द सेक्स विच इज द ओनली थिंग दैट इज नेचुरल। ठीक है, लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर एक्चुअली रेफर्स टू द अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड विमेन। अनइक्वल रोल्स, जो एक आपको अनइक्वल दर्जा दे दिया जाता है समाज द्वारा, आदमियों को अलग, औरतों को अलग, कि आदमी जो है वो रोएगा नहीं, औरत जो है वो तो रोएगी, वो तो सेंटिमेंटल है, वो तो इमोशनल है। लड़का जो है उसका फेवरेट कलर ब्लू है, लड़की का फेवरेट कलर पिंक है। लड़का जो है उसको जो है खिलौने में गाड़ी दी जाएगी, रोबोट दिया जाएगा, लड़की को बारबी डॉल दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो सारे अनइक्वल रोल्स डेजिग्नेटेड हैं, These are designed by the society and gender, इसी चीज को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8th क्वेश्चन, इंडिया में सीट्स महिलाओं के लिए कहाँ पर रिजर्व्ड है। यार वैसे ना, नाउ एक्चुअली दिस क्वेश्चन शुड चेंज बिकॉज अल्टीमेटली रिसेंटली हम क्या देख रहे हैं कि अब महिलाओं को रिजर्वेशन लोकसभा राज्यसभा में भी मिल गई है। बट ठीक है, क्योंकि ये पुरानी वाली बात हो रही है, तो पंचायती राज बॉडीज यानी कि लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन दी गई थी 1/3। आ जाइए आगे, यहाँ पर 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर। क्या कम्युनल पॉलिटिक्स से मानता है कि एक धर्म दूसरों से ज्यादा सुपीरियर है? बिल्कुल मानता है, बिल्कुल सही है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल सिटीजन्स। ये तो नहीं मानता भाई कम्युनल पॉलिटिक्स कतई। वो ये नहीं बोलता है कि लोग अलग अलग धर्म के साथ में रह सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो कहता है रह ही नहीं सकते साथ में। फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी। हाँ, ये भी बोलता है कि एक धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो एक समुदाय का हिस्सा है। स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर्स। वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेट पावर को नहीं यूज करना चाहिए किसी एक धर्म की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो भाई ये वैसे सही बात है, बट कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं मानता। तो ए और सी में विश्वास रखता है कम्युनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है, ए एंड सी, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ए एंड सी। ठीक है, तो कम्युनल पॉलिटिक्स ऑब्वियसली ये मानता है एक रिलीजन दूसरों के सुपीरियर एंड फॉलोअर्स जो है एक रिलीजन के वो एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा 10वां प्रश्न कहाँ है? ओके, हमारे संविधान के बारे में कौन सी बात गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग? चलिए पढ़ते हैं। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन,
धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देता, तो ये तो सही है बात। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, ये बात गलत है, कोई किसी धर्म को कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया जाता। सभी इंडिविजुअल्स के पास फ्रीडम है टू प्रोफेस एनी रिलीजन, इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ सिटीजंस विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, बिल्कुल सही। तो गलत बात ये वाली है, ये वाली कि किसी एक धर्म को ऑफिशियल स्टेटस देना, जो कि हमारा संविधान बिल्कुल भी नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट, ओके, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन डैश आर पेक्यूलियर टू इंडिया। पेक्यूलियर का मतलब है कि सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाया जाता ये सोशल डिफरेंस या सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट। ठीक है बच्चों, तो कास्ट बेस्ड जो सोशल डिवीजन है या सोशल डिफरेंस है वो सिर्फ भारत देश में पाया जाता है। रिलीजन और जेंडर वाला तो वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, लेकिन ये वाला सिर्फ इंडिया में ही यूनिक है। चलिए, okay, now next and the last question here is match the following. So we will match the following. ठीक है, यहाँ पर दोनों लिस्टों को मैच करना है। A person who believes in equal rights and opportunities for women and men. फर्स्ट वाला कौन होता है? फेमिनिस्ट। सभी को पता है कि फेमिनिस्ट ही वो व्यक्ति होता है जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स में विश्वास रखता है आदमी और औरतों के। उसका नेक्स्ट है पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ अ कम्युनिटी। धर्म ही सब कुछ है। ये कौन हो गया? ए, कम्युनलिस्ट। सॉरी, ओके। थर्ड वाला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस। कास्ट को जो इंसान मानता है वो क्या हो गया? कास्टिस्ट। और फोर्थ वाला हो गया पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो वो हो गया ऑप्शन सी, सेक्युलरिस्ट। तो 1 का बी, 2 का ए, बी ए डी सी। बी ए डी सी कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है, मैच भी कर दिया है। और इसी के साथ हमारे जेंडर रिलीजन कास्ट चैप्टर का हो गया है अंत। और यहाँ पर बच्चों हमने जो है सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया है, सभी के सॉल्यूशंस को देख लिया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। लेकिन इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।